Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator और students आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं Magnet Brains सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन पेपर नंबर 9। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे, तो इसकी प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आपके लिए सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस। और अब तक हम हमारी क्लास 12th साइकोलॉजी से 8 प्रैक्टिस या सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं। ये जितने भी सारे पेपर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑल दी पेपर्स आर बेस्ड ऑन योर सीबीएसई एग्जाम पैटर्न। तो जिस हिसाब से आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे, सेम उसी पैटर्न पर हमने भी जो है ये मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छी होगी, आप और ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करोगे, क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो ये सारे प्रैक्टिस पेपर हैं, इनको पेपर्स को सॉल्व करो 3 आवर्स में, जो है टाइमर लगा के बैठो, क्योंकि 3 आवर्स का ये एग्जाम होने वाला है। इसे पेपर की ही तरह सॉल्व करो, ठीक है। और फिर देखो कि उस 3 आवर्स में आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा सकते हो, कहाँ कहाँ पर आपका पेपर छूट जाएगा, कहाँ पर जो है कुछ लेकिनाज या कुछ वीकनेसेस हैं, कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आप ऐसे एक सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो। क्लियर? सो वैसे ही हम भी यहाँ पर पेपर्स को आपको सॉल्व करवाते हैं, ताकि आपको कोई डाउट आ रहा है या किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा है कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ में जो सब्जेक्टिव पार्ट है पूरा, तो जब उन क्वेश्चंस को आंसर करो तो कौन से पॉइंट लिखने हैं, कौन से पॉइंट नहीं लिखने हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारा कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। क्लियर? सो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 9 को सॉल्व करना। आई होप सो अब तक 8 पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए हैं और आप खुद उसको इवेल्युएट कर पा रहे होंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पर आपको पेपर सॉल्व करवाती हूँ, बोर्ड पर हम आंसर्स को भी लिखते हैं, है ना, आपको आंसर्स भी दिखेंगे कि इस तरह से आप लिख सकते हो। बट मेरा एक ये सजेशन आपको हमेशा रहता है कि यहाँ पर जो आंसर लिखा है उसका पैटर्न देखो। पॉइंट्स मैं आपको बता ही रही हूँ, बोल के सारा कुछ पढ़ाती हूँ आपको, तो वो एक चीज़ को समझो। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको आंसर्स अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अपने अकॉर्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपने वर्ड्स में आपको आंसर एक्सप्रेस करना है। ऐसा नहीं कि मैम ने कुछ लिखवाया तो हाँ ठीक है, वही सारा कुछ सही था तो वही पूरा कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिखना आपको है ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सेल्फ इवेल्युएशन करो, और उसकी इंपॉर्टेंस भी है जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ। कह रही ये सारी बातें करेंगे, पर स्टार्ट करते हैं पहले हमारा पेपर नंबर 9। और स्टार्ट करने के पहले एक और चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बता दूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हमारे सभी होनहार किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो बुक्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। कंटेंट बहुत रिच है, और जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स एंड मेनी मोर। तो अगर आपको भी ये बुक्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको फिल करो और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, और ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स की हेल्प आपको मिलेगी अपने एग्जामिनेशंस में और अपनी पढ़ाई में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 12th साइकोलॉजी मैग्नेट ब्रेन्स, सीबीएसई नहीं, सीबीएसई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो क्लास 12 साइकोलॉजी मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 9। और जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारे पूरे पेपर के, यानी कि पेपर का एक पैटर्न क्या है। आई होप सो अब तक हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ याद हो गई होगी, बट जो भी फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि एग्जाम का पैटर्न पता होना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पैटर्न अगर आपको पता है तो आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, है ना, ऐसा बोला जा सकता है। क्योंकि अगर पैटर्न ही नहीं पता तो ब्लैंक हो जाओगे पेपर देख के, तो वो चीज़ आपको क्लियर रखनी है। एक बार फटाफट सारा पैटर्न मैं बता दे रही हूँ। सो 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एंड यू विल गेट 70 total marks and total number of questions are 36। तो 70 मार्क्स का पेपर होगा, 36 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 आवर्स में आपको आंसर करना है। ये 36 क्वेश्चंस को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। जैसे कि जो आपका सेक्शन ए है उसमें 18 एमसीक्यू हैं, ठीक है, 1 मार्क फॉर ईच। जो आपका सेक्शन बी है
वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आपको 19 से लेके 23 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड वर्ड लिमिट इज 30, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 2/30, ठीक है। तो आपको याद रहेगा जो सेक्शन सी है इसमें आपको मिलेंगे 24 से लेके 27 तक क्वेश्चन और ये 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, वर्ड लिमिट इज 60 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को लिखना है, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 28 to 31, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड वर्ड लिमिट इज 120, ओके। देन यू हैव सेक्शन ई, सबसे अच्छा सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट द ट्विस्ट इज कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स। तो 200 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को आंसर करना है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना लेंदी होगा और कितने सारे पॉइंट्स आपको उसमें ऐड ऑन करने हैं। एंड द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन एफ, ये केस बेस्ड है, मतलब आपको 2 केसेस दिए रहेंगे, उसके बेसिस पर वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनको आंसर करना है। आंसर आपको करना है 2 मार्क्स में, मतलब 2 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड 30 वर्ड्स। अब देखो सेक्शन बी और सेक्शन एफ में डिफरेंस बस इतना है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये रहेंगे आपके 33 से 36 तक। तो पैटर्न क्लियर है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे आपको उनको आंसर करना है, क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर टू सेक्शन ए और इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि आप लोग की भी एग्जाम है, आपको भी सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो बस बैठ जाओ और आराम से पेपर को देखो, इसको सॉल्व करना है, कैसे आंसर लिखना है। अब देखो, आप चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लिया है अगर आपने, तो अभी सोल्यूशन देख सकते हो, और इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो अभी आप पहले पूरा सोल्यूशन देख लो, इसके बाद में आराम से बैठना, 3 आवर्स का टाइमर लगाना, खाना पीना खा के थोड़ी देर सो के और फिर बैठ के जो है पूरा पेपर को सॉल्व करना, ठीक है, और बिना किसी चीटिंग के, बिल्कुल ऑनेस्ट रह के। ओके, लेट्स स्टार्ट सेक्शन ए। सेक्शन ए 18 MCQs हैं, ठीक है। फटाफट मैं आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस बताती हूँ और जल्दी जल्दी आप लोग मुझे आंसर्स दो कमेंट सेक्शन में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द टेस्ट विच कंटेन्स अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक इज, एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स को यूज किया जाता है, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? ओके, कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स को यूज करते हैं इस टेस्ट के अंदर। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है, अगर पढ़ा होगा तो, हाँ पढ़ा होता है तो पूरा पेपर ही फिर सिंपल हो जाता है, नहीं पढ़ा होता तो सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है। तो अब आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है इस ऑप्शन का, सॉरी करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। A, B, C या D, कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मेट्राइसिस टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज यस, ऑप्शन ए, दैट इज कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इसमें क्या होता है, वो आपको नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स देते हैं और फिर उसके बाद में आपको एक ऐसा पिक्चर दिखाएंगे और बोलेंगे आपको इस ब्लॉक को इस तरह से पूरा मतलब आपस में इंटीग्रेट करना है या इस तरीके का डिजाइन बनाना है। फिर आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, उसके बेसिस पर आपका इंटेलिजेंस जज किया जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। If a person has the skill of understanding the motives, feelings and behavior of other people, he or she is said to have. अगर किसी के अंदर स्किल्स हैं कि वो किसी दूसरे पर्सन के मोटिव्स, फीलिंग्स, उसके बिहेवियर को समझ लेता है, तो उसको क्या कहेंगे कि उसके पास में क्या है, ठीक है। मतलब इफ अ पर्सन हैज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स, बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, देन ही और शी इज सेड टू हैव, क्या बोलेंगे उसको कि उसके पास में क्या है, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। अब आप मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए, बी, सी, डी, इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, देखो क्वेश्चन बोल कह रहा है कि जैसे मान लो एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, अगर ए इसकी फीलिंग्स, इसके मोटिव्स, इसके डिजायर्स को बहुत अच्छे से समझता है, तो ए के पास में क्या है? देखो, सोशल इंटेलिजेंस वो होता है कि आप सभी के साथ में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये हो गया फॉल्स। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब वो होता है जो लैंग्वेज में बहुत इंटेलिजेंट हो, लैंग्वेज की भी बात यहाँ नहीं हो रही, तो ये भी कैंसिल।
अब बचा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। देखो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर और इंट्रा में जनरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बट इंट्रा पर्सनल वो होता है कि ए पर्सन अपने खुद के मोटिव्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो इंट्रा पर्सनल होगी। लेकिन जब आप किसी और के साथ में करते हो तो उसे इंटरपर्सनल बोलते हैं, ठीक है। इंट्रा मतलब अपनी बात और इंटर मतलब 2-3 लोगों के बीच की। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। स्टर्नबर्ग्स एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड। स्टर्नबर्ग का जो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, एबिलिटी टू मैनिपुलेट पीपल्स ओपिनियन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या बेसिक एकेडमिक स्किल्स। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ। स्टर्नबर्ग ने एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में किसको इंक्लूड किया है? करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। जो आपके पास्ट में आपने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं उसके थ्रू जब आपके अंदर लर्निंग होती है तो उसे एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का पार्ट मानते हैं। इसमें किसी के ओपिनियन को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ना ही कोई बेसिक एकेडमिक स्किल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन, dismissing anxiety provoking behaviors or thoughts from unconscious is known as। जब आप जो एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर होता है उसको या उन थॉट्स को डिसमिस कर देते हो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, रिप्रेशन या डिनायल। डिसमिसिंग एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स या थॉट्स फ्रॉम अनकॉन्शियस इज नोन एज, yes, the correct answer is option C, that is repression. Okay, further question number 5, कार्ल जंग डेवलप्ड थ्योरी ऑफ। कार्ल जंग ने कौन सी थ्योरी डेवलप की थी? बहुत फेमस है, आपको सबको पता ही होगा। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी या साइको एनालिटिक साइकोलॉजी। बताओ क्या है करेक्ट आंसर? जल्दी 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 से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कार्ल जंग ने कौन सी थ्योरी को डेवलप किया था? एंड द आंसर इज यस, ऑप्शन बी, दैट इज एनालिटिकल साइकोलॉजी। बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब वापस से एक बार बता दे रही हूँ ये चीज़, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उन्हें, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है। आई नो कि अगर मैं आपको ये चीज़ फिर से रिपीट करूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि रिपीटेशन हो रहा है, बट थोड़ा उन लोगों के बारे में सोचो जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको मैं बता दूँ कि जहाँ भी इन MCQs में आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक चीज़ आपने नहीं पढ़ी थी या पढ़ी भी थी पर याद नहीं रह गई, ऐसा कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि मैं इसका आंसर नहीं कर पाया, मुझे ये चीज़ याद क्यों नहीं आई, तो आप एक अपनी शॉर्ट नोटबुक जो बनाते हो ना, या शॉर्ट नोट्स जहाँ पर बनाते हो, जो जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसी में साइड में, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, आपको क्या करना है, बस एक ऐसे सिंबल बनाओ, लिखो एनालिटिकल साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी, और सामने लिख दो कार्ल जंग। बस आपको इतना करना है। और इसके अलावा जब आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे तो आपको ये जो आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे ना सारे, उनको आपको रिवाइज करना है। तो जब भी MCQs आएंगे आपको क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये आंसर होता या ये आंसर होता, क्योंकि आपने एक बार उस चीज़ को लिख लिया है तो भी वो आपके ध्यान में रह जाती है, और जब आप उसको रिवाइज कर लेते हो तो वो आपको और ज़्यादा ध्यान रहती है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको एग्जाम टाइम में रिवाइज करो, तो इससे MCQs का बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, टेंडेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट टू एंडोर्स आइटम्स इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर इज नोन एज। जो एक टेंडेंसी होती है रिस्पोंडेंट की कि वो आइटम्स को एंडोर्स करना चाहता है बिल्कुल सोशली डिजायरेबल मैनर में, मतलब जैसा सोसाइटी चाहती है उस तरीके से, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब इस तरह की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस एक्विसेंस और एक्वाइसेंस, सेल्फ रिपोर्ट, सोशल डिजायरेबिलिटी या हालो इफेक्ट। आई थिंक सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे हो तो यू नो द आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी।
जब हमारा जो रिस्पोंडेंट है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो हर एक चीज़ को एंडोर्स कर रहा है या आइटम्स को एंडोर्स कर रहा है सोशली डिज़ायरेबल मैनर में, जैसे सोसाइटी चाहती है, तो उसे सोशल डिज़ायरेबिलिटी बोलेंगे। सेल्फ रिपोर्ट इज रिलेटेड टू योर सेल्फ। एक्विसाइंस इज समथिंग कि जो भी रिपोर्ट में होगा या जो भी टेस्ट में होगा उन सारी चीज़ों में हाँ ही बोलना, अग्री करना। एंड हालो इफेक्ट इज टोटली डिफरेंट थिंग। Clear? So the correct answer is option C, that is social desirability. Now, as persons, we always make some judgments about our own self, and this is known as a person हम सभी जनरली अपने आप को लेके भी बहुत बार जजमेंट्स बनाते हैं, है ना। बहुत बार अपने आप को मैं कैसे लग रहा हूँ या मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे या जो भी इन सारी चीज़ें, तो इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और जो भी आपको आंसर लगता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल कि फर्स्ट का आंसर ए है, फर्स्ट का, ठीक है, तो आपको मुझे ऐसे कमेंट करना है फर्स्ट ए। अगर लगता है 2 का आंसर सी है तो 2C लिखना है। तो मेरे को समझ में आएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, नहीं तो आप लोग ABCD बोलते जाओ और मैं समझू ही ना, है ना। तो इसीलिए मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यस, ऑप्शन सी, यस, सेल्फ कंसेप्ट। हम सभी का खुद को लेके एक कंसेप्ट होता है कि हम किस तरह के हैं, तो वो जनरली हम अपने आप को ही जज करते हैं और उसी से सेल्फ कंसेप्ट जो है वो बनता है, ठीक है। ओके, सॉरी। द स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल मेरा गला लग गया है। स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज रेसिस्टेंस, स्ट्रेस, बर्नआउट या कोपिंग। जो एक स्टेट होता है जिसमें फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल एग्जॉशन हो जाता है, बिल्कुल एग्जॉस्ट काइंड ऑफ यू आर फीलिंग, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। रेसिस्ट करना, दैट इज रेसिस्टेंस, स्ट्रेस लेना, बर्नआउट बिल्कुल, या कोपिंग। करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन सी, दैट इज बर्नआउट। आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, है ना। यू आर लाइक फीलिंग कि अब कुछ नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है, मतलब हर एक तरीके से, फिजिकली, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली। सो दैट इज नोन एज बर्नआउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Raj has been studying for his board examinations, and on the exam day, when he opens the question paper, his heart is pounding, hands are clammy with sweat, and then he feels his mind has gone completely blank. So he can be said to be in. ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोग सब इतना अच्छे से मेहनत कर रहे हो, इतना पढ़ रहे हो तो ऐसा होगा। बट स्टिल देखो, राज जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाई कर रहा था, बहुत टाइम से कर रहा था, लेकिन जिस दिन एग्जाम था उसने जैसे ही क्वेश्चन पेपर को खोला एकदम से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, हाथों में बिल्कुल पसीना छूटने लग गया और उसको ऐसा लग रहा था उसका माइंड ब्लैंक हो चुका है। इसे क्या बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रेस, नॉर्मल, रिलैक्स्ड या यूस्ट्रेस। ही कैन बी सेड टू बी इन स्ट्रेस, नॉर्मल, रिलैक्स्ड या यूस्ट्रेस। वो स्ट्रेस में आ गया, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो रिलैक्स कर रहा है, या फिर उसको यूस्ट्रेस हो रहा है। ऑब्वियस है, आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, इतना ज़्यादा राज से रिलेट कर पाएंगे। यस, द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेस। उसको स्ट्रेस हो गया है, रिलैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है वो, और नॉर्मल तो इस कंडीशंस को नॉर्मल तो बोला ही नहीं जाता। ये स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेस जो आपको मोटिवेट करता है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सो इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Deepak is in class 12th. He is in peer pressure. Started smoking to the extent that he became a chain smoker. He has recently decided to quit smoking. However, he realized that quitting smoking has led to frustration. So the frustration blocked, or the frustration formed due to blocking of needs, is a form of. दीपक क्लास 12th में है, पीयर प्रेशर की वजह से उसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब इतना ज़्यादा स्मोकिंग करने लग गया कि वो चेन स्मोकर बन गया। तो फिर उसने डिसाइड किया कि अब मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। पर जब उसने ऐसा सोचा तो उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि वो स्मोकिंग छोड़ ही नहीं पा रहा है, और जब भी वो ऐसा कुछ करता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है ये क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी जो नीड है, जो अब उसकी बॉडी को नीड होने लगी है स्मोकिंग की, वो ब्लॉक हो रही है। तो इसे किस चीज़ का फॉर्म हम बोलेंगे? फिजिकल स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या सोशल स्ट्रेस। ठीक है, ये फिजिकल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या सोशल स्ट्रेस है? किस तरह का स्ट्रेस है? यस, ऑप्शन सी, दैट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। क्योंकि
आपके माइंड में ये एक चीज़ हमने पढ़ा हुआ है ना, मोटिवेशनल साइकिल, और कैसे हमने देखा कि उसमें मैस्लोज हमको बताते हैं कि हायरार्की ऑफ नीड्स कैसी होती है। तो जब आपकी नीड्स ब्लॉक हो जाती हैं तब क्या होता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, आपके एम्स आपके गोल्स नहीं जब अचीव कर पाते हो तब आपको फ्रस्ट्रेशन होती है ना। तो वो फ्रस्ट्रेशन उसको हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, किस तरह का स्ट्रेस है ये, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज। जो लेटेस्ट सिस्टम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लैरिफिकेशन का, उसे क्या बोलते हैं, WHO, DSM-3R, DSM-4 या ICD-9। लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ध्यान करो, थोड़ा सोचो क्लास में क्या पढ़ा था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी, दैट इज DSM-4। क्लियर? ओके, ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ओके, द फीचर which refers to the number of attributes within a broader attitude is, एक ऐसा फीचर जिसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं एक ब्रोडर एटीट्यूड के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, मतलब एक एटीट्यूड है उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो विच रिफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन अ ब्रोडर एटीट्यूड, एंड दिस इज वैलेंस, मल्टीप्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी या एक्सट्रीमनेस। इसे क्या बोलेंगे, ठीक है, बताओ, वैलेंस, मल्टीप्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी या एक्सट्रीमनेस। एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मल्टीप्लेक्सिटी, क्योंकि एक ही एटीट्यूड के अंदर आपको बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, स्टूडेंट्स ऑफन डेवलप अ लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टीचर। जैसे आप लोग करते हैं, मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पसंद करने लग जाते हो टीचर की वजह से। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं मेरा, कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ तो आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ही प्यार हो गया है ना। सो दिस लाइकिंग इज बिकॉज ऑफ, ये लाइकिंग क्यों हो रही है, पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन अ टीचर एंड ए स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक पॉजिटिव एसोसिएशन है। नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन अ टीचर एंड ए स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर के बीच में नेगेटिव एसोसिएशन है। न्यूट्रल एसोसिएशन बिटवीन अ टीचर एंड ए स्टूडेंट, स्टूडेंट और टीचर के बीच में न्यूट्रल एसोसिएशन है, या बोथ ए एंड बी, दैट इज पॉजिटिव एसोसिएशन एंड नेगेटिव एसोसिएशन, दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यों ऐसा होता है कि ऑफन यू डेवलप अ लाइकिंग फॉर अ सब्जेक्ट, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज पॉजिटिव एसोसिएशन। आपका और मेरा एसोसिएशन पॉजिटिवली रहेगा, आपको मेरे से पढ़ के मेरी बातों से अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आप पसंद करने लग जाओगे। क्लियर? सो दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एसोसिएशन, जो दोनों साइड से रहेगा, है ना। देखो बोला ना, स्टूडेंट एंड टीचर। ओके, फर्दर क्वेश्चन नंबर 14, अ कलेक्शन ऑफ पीपल अराउंड अ रोड साइड परफॉर्मर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई रोड साइड में परफॉर्म कर रहा है तो उसके आसपास में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्राउड, ग्रुप, मॉब या ऑडियंस। क्या है वो क्राउड है, वो ग्रुप है, वो मॉब है, या वो ऑडियंस है। यस, जल्दी, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम वो एक तरीके से जो है मतलब पूरा ग्रुप है जो फॉर्म हो गया है या ऐसा, बट द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज क्राउड। नाउ let's move on to next question, that is question number 15. Working together to achieve a shared goal is called. जब हम साथ में काम करते हैं किसी एक सेम गोल को अचीव करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कॉपरेशन, कंप्लाइंस, कंफर्मिटी या ओबीडियंस। क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, कॉपरेट करना, कंप्लाइन करना, कंफर्म करना या ओबीडियंट। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन ए, दैट इज कॉपरेशन। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सब आपस में साथ में आ रहे हो, एक चीज के लिए सब काम कर रहे हो, है ना। तो उससे ये आप क्या कर रहे हो, आप कॉपरेट कर रहे हो। ओबीडियंस का मतलब ये होता है कि आपको कोई ऑर्डर्स दिए गए, आप उसको ओबे करते हो, आपको कोई काम बोला गया, आप उस चीज को कर रहे हो। कंफर्म करने का मतलब कि जैसे मैं आपको कोई बात कर रही हूँ तो आप उसमें कंफर्म हो कि हाँ मैं चीज सही बोल रही हूँ। एक एग्जाम्पल, ठीक है। कंप्लाइंस इन द सेंस कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस, उन चीज़ों को मानना, कंप्लाई करना, एक्सेट्रा, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग मीनिंग है, बट ओवरऑल जो यहाँ पर बात हो रही है वो हो रही है कॉपरेशन की। क्यों? क्योंकि वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ शेयर्ड गोल, जिस चीज़ के लिए सभी काम कर रहे हैं तो उसमें कॉपरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हो तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप,
आउट ग्रुप या लार्ज ग्रुप? एंड द आंसर इज यस, ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह का सेकेंडरी ग्रुप है जहां पर यू आर लाइक गोइंग टू एंजॉय एवरीथिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नॉर्म्स इज कॉल्ड. अब भैया इसका आंसर तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आप ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्लायंस, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस या कोऑपरेशन? क्या बोलेंगे उसे बताओ? कंप्लायंस, कंफर्मिटी, ओबीडियंस या कोऑपरेशन? चलो कोऑपरेशन तो नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया. नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कंप्लायंस. आप मान रहे हो ना जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं, तो दैट इज कंप्लायंस. And here comes the last question of your section A, that is question number 18. Feeling of togetherness that keep a group intact is called. एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर हमको ग्रुप में ऐसी फील आ रही है कि हम सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारे बीच में टुगेदरनेस है, उसे क्या बोलेंगे? नॉर्म्स, रोल, स्टेटस या कोहेसिवनेस? ये चारों एलिमेंट्स हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के. ठीक है, क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से? यस, आंसर डी, दैट इज कोहेसिवनेस. कोहेसिव का मतलब होता है एकजुट होना, ठीक है, साथ में रहना हमेशा. तो यहाँ पर ये बात हो रही है ना कि फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जो आपके ग्रुप को इंटैक्ट रखता है. क्लियर? सो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं या कंसेप्ट बेस्ड भी आते हैं तो आई होप सो कि एमसीक्यूज को आंसर कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, याद नहीं हो रहा है, कैसे पढूं ये भी नहीं लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है या चीज़ें याद नहीं हो रही, तो भी आप मुझे बता सकते हो. ठीक है, कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें बोल सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू आवर सेक्शन बी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी में हमारे 19 से लेके 23 तक क्वेश्चंस हैं. 2 marks फॉर ईच क्वेश्चन एंड वर्ड लिमिट इज 30. अब 30 वर्ड लिमिट है तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही अकॉर्डिंगली आंसर कर देंगे. ओके, सो देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस. आपको डिफरेंशिएट करना है साइकोमेट्रिक और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होते हैं इंटेलिजेंस के, उनके बीच में. ठीक है, तो देखो हम बताएंगे कि साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होते हैं, जहां पर इंटेलिजेंस को एज अ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज माना जाता है. इसके अंदर इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. एक हम पूरा सेट डिसाइड कर लेंगे कि ये सारा एक हमारा सेट है, इसमें जो भी खरा उतरता है, ठीक है, वो पर्सन हमारे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस है. तो साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो एक एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज की बात करता है और इसके अंदर हम एक सिंगल इंडेक्स बना लेते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज का. कॉग्निटिव एबिलिटीज जैसे क्या क्या हो गई? एग्जाम्पल, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, एक्सेट्रा. ठीक है. Now, information processing approach describes the processes that people use in intellectual reasoning and problem solving. The major focus of this approach is on how an intelligent person acts. इसके अंदर क्या होगा कि जो भी processes जो लोग यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल रीजनिंग या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है, अपने माइंड को आप फुल पूरा यूज़ करते हैं, और मेजर फोकस जो होता है वो ये होता है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन कैसे काम करता है. तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होता है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है आप उसको कैसे यूज़ करके उसे अपने लाइफ में के किसी भी चीज़ में, किसी भी एस्पेक्ट्स में एम्प्लाई कर रहे हो. क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होता है. तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था, हमने दोनों को बता दिया कि दिस इज साइकोमेट्रिक, दिस इज इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल आता है तो लिखो, नहीं आता है आगे बढ़ जाओ. ठीक है, वो ऐसा नहीं हो कि एग्जाम्पल सोच रहे हो उसमें 10-15 मिनट निकाल दिए, उतनी देर में कोई दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, कहीं कहीं पर चॉइस मिलेगी आपको क्वेश्चंस में, ठीक है, तो वो उसके लिए रेडी रहना कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी, बट वो पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन में मिलेगी. जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कोई क्वेश्चन आ गया और में, तो वो सिर्फ 20 में ही आपको करना है ना. 19 तो जो पूछा है वो तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा कहीं कहीं पर बेनिफिट मिल जाएगा. ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस. तो यूस्ट्रेस क्या होता है और डिस्ट्रेस क्या होता है ये हम बताएंगे. देखो, यूस्ट्रेस एक ऐसा टर्म है जिसमें हम स्ट्रेस को एज अ गुड पैरामीटर लेते हैं, मतलब जो स्ट्रेस आप ले रहे हो वो आपके लिए अच्छा है, एंड इज वन ऑफ अ पर्सन्स बेस्ट एसेट्स फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस.
लाइफ के छोटे मोटे दिक्कतों को मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा परफॉर्म करने के लिए यूस्ट्रेस ज़रूरी होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब आपके स्कूल टाइम रहता है, इवन अभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं, तो इस एक टाइम पर आप सभी स्ट्रेस में रहेंगे, है ना। आप सभी को थोड़ा स्ट्रेस होगा कि अरे यार जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेता हूँ, जल्दी सारा कोर्स कर लेता हूँ। तो वो जो एक स्ट्रेस आप ले रहे हो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रेस नहीं लोगे तो शायद आप पढ़ाई करने के लिए आपके अंदर से वो चीज़ आएगी नहीं कि अब मुझे पढ़ना है ना। वो डर नहीं लगेगा तो बैठोगे भी नहीं पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़, जैसे अगले दिन आपका स्कूल होता है, ठीक है, आप मान लेते हैं अपनी फैमिली के साथ किसी मतलब आपके फैमिली डिनर था, ठीक है, तो आप लोग सब लोग कहीं पर गए हुए हो, खूब मस्ती वस्ती चल रही है, आपने भी बहुत एंजॉय किया। बट जैसे ही 10 बजने लग गए तो आप अपनी मम्मी को बोलोगे कि अरे मम्मी जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना है, ठीक है। तो मान लो 11 बज गए, 12 बज गए, तो अगले दिन का टेंशन है कि अब सुबह मुझे जो है जल्दी उठना है, क्योंकि मेरी बस जो है वो 6-7 बजे जितने भी बजे आ जाती है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो मुझे लेट हो जाएगा, मैं अपनी बाकी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक स्ट्रेस आपके मन में होता है। दूसरी तरफ जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई टेस्ट होने वाला है, क्लास टेस्ट है, आप उसके लिए पढ़ नहीं पाए थे, तो अब आपको बहुत कम टाइम मिला है, तो कम टाइम में बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, जल्दी जल्दी कैसे करूँगा। और इसके एग्जाम्पल्स ये हो सकते हैं कि जैसे किसी को सॉरी किसी के कुछ अपने गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसे फुलफिल करने के लिए वो 24/7 बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कम नींद ले रहा है, बाकी टाइम पूरा काम ही काम कर रहा है, इवन अपने खाने पीने का ध्यान भी रखता है, बट उतना ज़्यादा नहीं रख पाता, उतना खा लेता है जिससे वो फिट रहे, उसकी बॉडी ठीक रहे, ठीक है। तो ये जो आप एक स्ट्रेस लेके चीज़ें कर रहे हो, ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप इतना टेंशन भी नहीं लोगे तो शायद आप काम ही नहीं करोगे। तो दैट इज कॉल्ड यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, नेगेटिव कंसेप्ट होता है। अगर किसी को डिस्ट्रेस है तो वो उसकी बॉडी को वियर एंड टियर भी कर सकता है, मतलब कि उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए ये चीज़ जो है बड़ी नेगेटिव सेंस में रहेगी, क्योंकि यहाँ से वो ना ही अपनी फिजिकल, ना ही अपनी सोशल, ना ही अपनी साइकोलॉजिकल लाइफ के ऊपर फोकस कर पाएगा। इवन पूरे टाइम उसको डिस्ट्रेस के कारण और भी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे और डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 21. Megha found it quite impossible to attend the online classes without any disturbance. What is the source of stress here? मेघा को बड़ी मुश्किल हो रही है ऑनलाइन क्लासेस लेने में, और मतलब पूरे टाइम कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, तो बहुत ही उसको मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना। यहाँ पे सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, ठीक है, देखो हम बताएंगे कि मेघा को इर्रेगुलर इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, और इसीलिए वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाती। मतलब आप ही हो, अभी जैसे आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, अब आप बहुत फोकस करके पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन अब आपके घर का नेटवर्क इशू कर जाए, तो आप थोड़ी देर चल रहा है वीडियो, फिर बफर करने लग गया, है ना, तो आप एक आध बार तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन बार बार अगर होगा हर थोड़ी देर में, आप इरिटेट हो जाओगे, है ना। तो यही चीज मेघा के साथ में हो रही है, और ये जो एक पर्सनल स्ट्रेस हो रहा है उसको उसकी डेली लाइफ में, ये उसके लिए बड़ा ही कैसा होता जा रहा है, डिस्गस्टिंग होता जा रहा है। उसकी इसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ही, मतलब उसको ऐसा लगने लगता है दिन भर चिड़चिड़ी रहती है वो। इसे हैसल्स बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हैसल्स। ये जो डेली हैसल्स होते हैं, कभी कभी ये बहुत डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है इंडिविजुअल के लिए। कोई एक खैर एग्जाम्पल तो हम मेगा का दे ही रहे हैं, तो उसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज बर्नआउट? एक्सप्लेन एनी वन कॉज ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट क्या होता है, कोई एक कॉज बताओ बर्नआउट का, ठीक है, बर्नआउट किसे बोलेंगे, और कोई एक आध कॉज बर्नआउट को लेके। ओके, देखो, द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज बर्नआउट। अब ये सेम स्टेटमेंट अभी हमने एमसीक्यूज में देखा सेक्शन ए के अंदर, ठीक है। तो एक ये चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी होगी, अब तो खैर इतने बड़े हो गए, इतने एग्जाम्स दिए, ये चीज़ जानते होगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है और हम भूल जाते हैं हमने पिछला क्या क्या सारी चीज़ें करी हुई हैं। तो इसलिए वो जो बोलते हैं ना, एक बार पेपर पूरा अच्छे से पढ़ लो। अब जैसे बर्नआउट का क्वेश्चन है, अगर आपको वहाँ एमसीक्यू का आंसर आता था तो आप वही सेम लाइन के साथ में इसको स्टार्ट कर सकते हो, है ना। अगर आपको बर्नआउट पता है लेकिन वहाँ एमसीक्यू में थोड़ा सा भी
आप ऐसे थे, कंफ्यूज थे, तो यहाँ से भी वो चीज़ें बहुत बार क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए पेपर को पढ़ के भी बहुत बार हम कुछ इधर उधर कर सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ? हाँ, तो बर्नआउट क्या होते हैं? तो जब आप फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एग्जॉस्ट फील करते हो तो उसे बर्नआउट बोलते हैं। क्रॉनिक डेली स्ट्रेस ड्यू टू अनहैप्पीनेस इन पर्सनल लाइफ कैन डाइवर्ट एन इंडिविजुअल्स अटेंशन फ्रॉम केयरिंग फ्रॉम हिमसेल्फ। जो डेली स्ट्रेस होता है हमारी लाइफ में ड्यू टू अनहैप्पीनेस, मतलब पर्सनल लाइफ में हम खुश नहीं हैं, तो उससे हमारा अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होने लग जाता है। हम खुद के बारे में ही चिंता करना छोड़ देते हैं। जब ये स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता है तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ पर हार्म पड़ता है और साथ ही साथ में हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग पर भी हार्म पड़ता है। Generally, people experience exhaustion and attitudinal problems when the stress is too high and little support is available from family and friends. लोग बहुत बार एग्जॉस्टेड फील करते हैं और उनके एटीट्यूड में भी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और फैमिली या फ्रेंड्स से बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक कारण होता है बर्नआउट का, और बर्नआउट क्यों होता है वो हमने बताया, ठीक है। कारण उन्होंने पूछा था तो हमने वो भी उसको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, व्हाट इज वैलेंस। छोटे छोटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको बताना है वैलेंस क्या होता है। तो देखो, द वैलेंस ऑफ एन एटीट्यूड टेल्स अस वेदर एन एटीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। जैसे ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक पर्सन है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक पर्सन है और इस पर्सन का एटीट्यूड इस एक चीज को लेके, ये फिर क्या हो गया? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। इस पर्सन का एटीट्यूड इस ऑब्जेक्टिव को लेके कैसा है वो वैलेंस के थ्रू पता चलता है। तो वैलेंस ऑफ एन एटीट्यूड टेल्स अस वेदर एन एटीट्यूड हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। इसका एटीट्यूड इसको लेके किस तरह का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो न्यूट्रल एटीट्यूड होगा वो ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव वैलेंस होगा। तो वैलेंस एक ऐसी चीज होती है जो ये बताती है कि एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके एटीट्यूड किस तरह का है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। क्लियर? उसे वैलेंस बोलते हैं। कोई एग्जाम्पल वगैरह देके इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देना। ओके, सो हेयर एंड्स सेक्शन बी। छोटे छोटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने रखे थे यहाँ पे। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, सेक्शन सी पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 27 तक आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड 3 मार्क्स फॉर 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है और 3 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो 60 वर्ड्स में थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करते हुए हम लिखेंगे। देखो, डिफाइन सोशल कॉग्निशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको सोशल कॉग्निशन को एक्सप्लेन करना है और थोड़ा सा मतलब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। देखो, द टर्म सोशल कॉग्निशन रिफर्स टू all those psychological processes that deal with the gathering and processing of information related to social objects। जो ये टर्म है सोशल कॉग्निशन, इसका मतलब होता है वो सभी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि किसी सोशल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर या प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, उसे सोशल कॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि वो सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो किसी सोशल ऑब्जेक्ट को लेके इंफॉर्मेशन प्रोसेस या गैदर करेंगे उसे सोशल कॉग्निशन बोलेंगे। These include all the processes that help in understanding, explaining and interpreting social behavior। इसके अंदर वो सारे प्रोसेसेस आ जाएंगे जिसके अंदर आप अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन या इंटरप्रेट कर रहे होते हो सोशल बिहेवियर को। The processing of information related to social objects, particularly individuals, groups, people, relationships, social issues, differ from the processing of information related to physical objects। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है सोशल ऑब्जेक्ट्स को लेके, चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप्स हो, पीपल की रिलेशनशिप हो, सोशल इश्यूज हो, सभी डिफर करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, ठीक है, रिलेटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। The processing of information related to social objects differs from the processing of physical objects। जैसे a teacher who observes the students in school may draw conclusion about him or her that quite different from the conclusion drawn by student's mother
हु ऑब्जर्व्स हिम और हर एट होम। तो सोशल कॉग्निशन में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टीचर है, टीचर का स्टूडेंट को लेके आउटलुक डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू उसी स्टूडेंट की मदर का आउटलुक, ठीक है। तो दोनों का फिजिकल और यहाँ पर जो सोशल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट में शो आर डिफरेंस इन हिज और हर बिहेवियर डिपेंड करता है कि उसको कौन देख रहा है, उसकी मम्मी या उसकी मदर, टीचर। क्लियर? लिख पाओगे ऐसे एग्जाम्पल देके? समझ में आना सोशल कॉग्निशन क्या है और उसका एग्जाम्पल कैसे देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस दी वेरियस टेक्निक्स टू डेवलप कंप्लाइंस। कंप्लाइंस डेवलप करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, वो आपको बतानी है, ठीक है। देखो, द फॉलोइंग टेक्निक्स हैव बीन फाउंड टू वर्क व्हेन समवन वांट्स अनदर पर्सन टू कंप्लाई। नंबर 1, द फुट इन द डोर टेक्निक। So in this technique, the person begins by making a small request that the other person is not likely to refuse. Once the other person fulfills the request, a bigger request is made. Therefore, the other person who has already complied with the smallest request may feel uncomfortable to refuse the second time. इसे बोलते हैं foot in the door technique. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये A person है और ये B person है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्लाइंस के क्या टेक्निक्स होते हैं कि आप अपनी बात किसी से मनवा लो। तो पहली होती है फुट इन द डोर टेक्निक। इस पर्सन ने बी पर्सन से एक कोई रिक्वेस्ट करी कि मेरा ये काम कर दो या मुझे ये हेल्प चाहिए फर्स्ट टाइम, और बहुत छोटी सी। तो बी ने सोचा छोटी सी रिक्वेस्ट है तो ठीक है कर देता हूँ, ठीक है। तो बी ने उसकी हेल्प कर दी। ये कब हुआ? फर्स्ट टाइम। अब ए को पता चल गया कि बी तो मेरी हेल्प करता है, तो उसने सेकंड टाइम फिर से रिक्वेस्ट करी कि मेरा एक ये काम और है, प्लीज ये भी कर दोगे क्या। अब बी ने सोचा यार फर्स्ट बार भी इसकी बात मानी थी, एक बार और मान लेता हूँ बस, ठीक है। और इस बार रिक्वेस्ट थोड़ी बड़ी थी, पहली बार में तो बहुत छोटा सा काम बोलते, इस बार कोई बड़ा काम था। तो फिर बी को उस चीज को क्या करना पड़ेगा, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। नहीं तो उसको ऐसा लगेगा कि अगर उसने रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया सेकेंड टाइम में तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं फुट इन द डोर टेक्निक, ठीक है। सेकेंड इज द डेडलाइन टेक्निक। इसमें क्या होता है, अ लास्ट डेट इज अनाउंस्ड अंटिल विच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एन ऑफर विल बी अवेलेबल. The aim is to convince people to purchase the product before they miss the rare opportunity. It is more likely that people will buy a product under this deadline condition than if there is no such deadline. मतलब ये है, आपने कभी सेल वगैरह देखी है, ठीक है, कि कभी जैसे हम देखते हैं ना ये जो इतनी सारी शॉपिंग एप्स वगैरह हैं, तो ये लोग भी बिग सेल और ये सारी चीज़ें लेकर आती हैं और इसमें एक डेट रख देती हैं कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप ये सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, है ना। उनने क्या कर दिया, उनने एक डेडलाइन रख दी, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इस पे ऑफर चल रहा है, ऑफर सिर्फ इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है। अब आपको इतने के बीच में अगर ले लेते हो, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कोई चीज़ 10,000 की है तो उन्होंने कहा इस चीज़ को हम आपको 8,000 में देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसे 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में खरीदते हो, तो उसके बाद खरीदोगे तो ऑफर खत्म है। तो अब जो एक पर्सन मे बी वो इसी बीच में लेने वाला था, लेकिन अब वो डेडलाइन आ गई तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को लेने के लिए लोग आएंगे, तो उसे एक डेडलाइन टेक्निक बोलते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना था तो मैंने डेडलाइन टेक्निक लेके आ गई ताकि लोग मेरी बात को मानने लग जाए। क्लियर। थर्ड इज डोर इन द फेस टेक्निक। देखो ये क्या होता है, इस टेक्निक में अ पर्सन बिगिंस विद अ लार्ज रिक्वेस्ट एंड व्हेन दिस इज रिफ्यूज्ड अ लेटर रिक्वेस्ट फॉर समथिंग स्मॉलर इज मेड, सो यूजुअली इट इज ग्रांटेड बाय द अदर पर्सन। तो सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस एक्सेट्रा। देखो इसमें क्या होगा, जैसे ए और बी की अभी हम बात कर रहे थे, ए ने पहले क्या करा, छोटी रिक्वेस्ट मांगी। अब इसमें डोर इन द फेस टेक्निक में क्या हो रहा है, ए कोई बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है बी से, ठीक है, कोई बड़ी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और अब बी इसको रिफ्यूज कर देगी कि नहीं यार मैं ये चीज तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर सेकंड टाइम में जो ए है वो उसके पास में कोई छोटी रिक्वेस्ट लेकर जाएगा कि प्लीज ये चीज कर दो ना, तो फिर अदर पर्सन उसके लिए मान जाता है कि चलो ठीक है ये तो छोटी सी बात है तो ये काम मैं कर देता हूँ। तो इसे बोलते हैं डोर इन दी फेस टेक्निक। क्लियर। टेक्निक्स आ गए समझ में कंप्लायंस के, लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्लियर? ओके, आई होप सो दैट इज क्लियर टू यू। तो तीनों जो है हमको यहाँ पे बना मतलब एक्सप्लेन करनी है। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब क्वेश्चन उन्होंने पूछा था डेवलप टेक्निक मतलब डिफरेंट टेक्निक्स बताओ, तो उसमें हम एक फ्लो चार्ट भी बना सकते थे। कैसे? देखो, टेक्निक्स ऑफ कंप्लायंस हमने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे? टेक्निक्स ऑफ कंप्लायंस। अब हमने इसमें एक दिस 1, दिस 2 एंड दिस 3 टेक्निक्स की हमने बात करी। अब हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। पहली कौन सी है? ओ so door in the face technique, सॉरी फुट इन द डोर टेक्निक, सॉरी फुट इन द डोर टेक्निक, डोर फिर डोर इन द फेस बाद में आएगी। पहली कौन सी हमारी? फुट इन द डोर टेक्निक। सो फुट इन द डोर टेक्निक, डेडलाइन टेक्निक, डोर इन द फुट इन द, क्या है? फुट इन द डोर ही है ना, ऐसी है ना कि फुट डोर इन द फेस टेक्निक, डोर इन द फेस टेक्निक। ठीक है, बना लोगे ऐसा फ्लो चार्ट इजी सा, और बस फिर 1 2 3 करके तीनों को एक्सप्लेन कर दो। क्लियर? एग्जाम्पल दे सकते हो तो दो। फ्लो चार्ट बनाना आप स्टार्ट कर देना 60 मार्क्स वाले आंसर से। छोटी छोटी फ्लो चार्ट, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी, या बड़ी भी बना लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो चार्ट्स आप यहाँ से स्टार्ट कर दो तो मार्क्स आपको मिलते रहेंगे ना। टीचर्स को समझ में आ जाएगा कि ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो एक उनका जो इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा पड़ेगा, तो फिर वो उसको अच्छे से चेक करेंगी कि और अच्छे से मार्क्स भी देंगे आपको, खुश हो जाएंगी। ठीक है, देखो माइंडसेट ऑफ द टीचर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको मेरा दे देती हूँ कि आज मैं बहुत अच्छे मूड से आपको पढ़ाने आई हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और बहुत प्यार से आपको बोलूँगी। अब ये मेरा माइंडसेट था, है ना। तो अभी आप मेरे से कोई ऐसी बात भी करोगे, मजाक भी करोगे, तो मैं चलो ठीक है, हंसी में ठीक है, बच्चे हैं, छोटे हैं, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो मैं गुस्से में आई हूँ आज पढ़ाने, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है अंदर से, लेकिन अब मैं आ गया, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। आपका कोई डाउट भी होगा ना, आप कोई चीज़ पूछोगे तो मैं बोलूँगी तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं बता रही हूँ, तो मैं पढ़ाने लग जाऊँगी। तो वो इंप्रेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो ये सेम चीज़ होती है जब टीचर्स कॉपी चेक करते हैं, जब वो आपकी कॉपीज चेक कर रहे होते हैं। अब वो अच्छे बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं, उनका मूड बहुत अच्छा है, अच्छे बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं, अच्छे बच्चे इन द सेंस जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, ठीक है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, अच्छे से प्रॉपर हर एक चीज़ को लिखा हुआ है, तो अच्छे मार्क्स देते जाते हैं सबको। अब कोई ऐसी 3-4 कॉपियां आ गई जिन बच्चों की ना राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और बहुत ही बाइफरकेट लिखा था, कहीं कोई सा आंसर लिखा है, कहीं कोई सा आंसर लिखा है, नंबरिंग कुछ गलत डली हुई है, तो वो उनको गुस्सा आ जाता है फिर कि मतलब पहले उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, एक आध कॉपी में तो चलो वो समझ लेंगे कि अरे ये बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, फिर उसका चेक करके फटाक से हटा देंगे। अब 2-4 कॉपियां अगर ऐसी आ गई, ठीक है, कि ये इसने भी अच्छा नहीं लिखा, इसने भी अच्छा नहीं लिखा, उनका माइंड जो है ना वो बिल्कुल खराब हो जाता है। अब इसके बाद में मान लो इतनी सारी बुरी कॉपियां आने के बाद में आपकी कॉपी थी, अब उनको ऐसे ही लगे, सब बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, आपकी कॉपी उन्होंने लेकिन चेक करने स्टार्ट करी, खोल के देखी, तो पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा कि देखो इतने बच्चों के बाद में अब ये एक कॉपी इतनी अच्छी आई है, तो वो अच्छे से चेक करेंगे हर एक चीज़ को और वो थोड़ा सा उनका मूड ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर आगे की कॉपीज में भी मार्किंग अच्छे से होगी। समझ रहे हो माइंडसेट, समझ रहे हो ना, आप लोग समझते हो, सब साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो ये एक चीज़ है कि जब आप भी अपने आंसर्स को प्रेजेंट करो, अच्छे से बनाओ, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, राइटिंग अपनी अच्छी रखो, इंप्रूव करो, लिखने से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, तो करते रहो, ठीक है, कर सकते हो इतना। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, ठीक है, अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। देखो, दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय शेरिफ। In this experiment, participants were seated in a dark room and asked to concentrate on a point of light.
सो इस एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी को क्या करते हैं, एक डार्क रूम में बिठा देते हैं और बोलते हैं कि एक मतलब पॉइंट ऑफ लाइट रहता है वहाँ पे, बोलते हैं इस एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है और सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पर लाइट आ रही है, तो बोलते हैं बस इसके ऊपर फोकस करो। After watching this point of light, each person was asked to estimate the distance through which the point had moved. This kind of judgment had to be made over a number of trials. After each trial, the group was given information about the average distance judged by the members. फिर बाद में जब वो पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हैं तो हर एक पर्सन को पूछा जाता है कि एक एस्टिमेट बताओ कि कितना डिस्टेंस है, जितना मतलब कितने डिस्टेंस में ये पॉइंट मूव किया है। कि मतलब आप हो, मान लो मैं आपको बोलूँ इसके ऊपर फोकस करो, करते रहोगे आपको ये मूव करता हुआ ऐसा लगने लगेगा, तो ये कितने डिस्टेंस तक मूव करा है। तो ऐसे करके सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और हर एक ट्रायल के बाद मतलब बहुत सारे ट्रायल्स पर, और फिर उसके बाद में एक एवरेज लिया जाता है कि इतना डिस्टेंस जो है वो मूव किया है। It was observed that on subsequent trials, subjects modified their judgments in a way that made them more similar to the group average. हर एक ट्रायल के बाद में ये देखा गया कि सब्जेक्ट्स का जो जजमेंट है वो मॉडिफाई होता गया और वो मॉडिफाई हो रहा था एवरेज के आसपास में। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि 5 सेंटीमीटर मूव किया, पहले कोई बोल रहा था 1, फिर कोई बोल रहा था 7, कोई बोल रहा था 10, लेकिन हर एक ट्रायल के बाद में सबका 1 वाले का थोड़ा थोड़ा कहीं 3 या 4 तक आने लग गया, 7 वाला कहीं ना कहीं जो है वो 3 पे पहुंच गया, 10 वाला जो है वो 5 तक पहुंच गया। तो ऐसे करते करते सबका एक एवरेज मिला के जो है वो इतना हमारा आ गया। The interesting aspect of this experiment was that the point of light actually did not move at all. The light was only seen as moving by the participant. Therefore, the effect has been called the autokinetic effect. इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि लाइट कहीं भी मूव नहीं करी थी, लेकिन हमको देखने की वजह से ऐसा लग रहा था पार्टिसिपेंट को कि जो लाइट है वो मूव कर रही है, तो इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोला गया, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। तो कर सकते हैं एक्सप्लेन इसको 60 वर्ड्स में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। हमने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा हुआ है, डिफरेंट लेवल्स भी पढ़े हुए हैं, तो आपको उसके बारे में बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे पहले एक लाइन में डिफाइन करना है इंटेलिजेंस डेफिशिएंसी होता है क्या है। तो जिनका भी लो आईक्यू होता है, ठीक है, एंड लो आईक्यू इज द आईक्यू दैट इज बिलो 80 और 70 ऑन द नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो वो होता है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। थोड़ा सा उसको हमने डिफाइन किया कि जो लोग थोड़ा सा जो है अपने इंटेलिजेंस लेवल को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, मेंटली रिटार्डेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे एक होता है माइल्ड। माइल्ड होता है जिनका आईक्यू 55 से 70 के बीच में है। मॉडरेट होता है जिनका आईक्यू 35-40 से लेके 55 के बीच में है। इसके बाद में आते हैं आपके सीवियर, जिनका आईक्यू 25 से मान लेते हैं 35 है, और प्रोफाउंड जिनका 20-25 से भी बिलो है। तो इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ आपके जो हैं क्या होती है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। जिनको माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है उनको मतलब दे आर और their development is slower than their peers, but they function quite independently, hold jobs and families. तो retardation जैसे जैसे बढ़ता है, difficulties जो है वो आने लग जाती है। मतलब एज कम्पेयर टू उनके फ्रेंड्स और उनके साथ के बच्चों के कंपैरिजन में उनका जो रिटार्डेशन होता है या उनका जो आईक्यू होता है वो थोड़ा सा कम होता है, तो थोड़े से काम करने में उनको दिक्कत वगैरह आती है, बट एज कम्पेयर कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को कर लेते, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉडरेट जो होते हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज में, मोटर स्किल्स में पीछे रह जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, सेल्फ केयर स्किल्स उनको सिखाई जा सकती हैं, थोड़ा बहुत सोशो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा के हम उनके आईक्यू लेवल को ठीक करने की या इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। जो सीवियर होते हैं और जो प्रोफाउंड होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ और सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, इवन खुद की भी केयर नहीं कर पाते हैं। अब इनका आईक्यू हम देख रहे हैं कि 35 से भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग और पूरे टाइम जो है किसी एक तरीके से नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो उनकी हेल्प कर सके, लाइक दे इवन डोंट नो व्हेन टू हैव फूड। क्लियर। तो ये 4 तरह की आपकी डेफिशिएंसी होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड
प्रोफाउंड। क्लियर? तो इतना लिख पाएंगे, है ना? इस तरीके से हमको हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्राइब करना है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो। कैसे? देखो, आपने जैसे ऐसे ड्रॉ किया और यहाँ पे आपने लिखना है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। ठीक है? दिस इज योर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, दिस इज योर IQ स्कोर्स। अब आपने लिखा माइल्ड और यहाँ पे लिख दिया 55 to 70। ठीक है? फिर लिखा मॉडरेट। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? और यहाँ पे लिखा 55 to 35। क्लियर? ऐसे बना सकते हो। तो इसको बना देंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से आपकी हाईलाइट हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा हम साइड में एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं। ठीक है? तो 60 वर्ड्स भी हो जाएंगे और एक तरीके से हम एक टेबल भी अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 एंड हेयर स्टार्ट्स आर सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको 28 से लेके 31 तक क्वेश्चंस को आंसर करना है। 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 120 इज द वर्ड लिमिट। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस हैं। अब जब हम लॉन्ग आंसर्स को आंसर करते हैं तो मैंने क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमेशा आंसर को स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में और फिर अपनी मेन पार्ट ऑफ द आंसर पर आएंगे। उसमें फ्लो चार्ट्स, हाइलाइट्स, एग्जाम्पल्स, सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, अच्छे से इंक्लूड करनी है। क्लियर? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन गिफ्टेडनेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है? अभी हमने बात करी थी मेंटल डेफिशिएंसी की 60 वर्ड्स में। अब वो गिफ्टेडनेस को डिफाइन करने को बोल रहा है। देखो हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले गिफ्टेडनेस को डिफाइन करेंगे कि गिफ्टेडनेस एक एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी होती है जो वाइड जिनके अंदर भी होती है, तो वो डिफरेंट एरियाज में उनके अंदर हमको सुपीरियर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी बहुत जल्दी दिखने लग जाती है, इवन उनके अर्ली डेज में ही। इवन ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड उनके अंदर अटेंशन लेवल, रिकग्निशन, मेमोरी दैट मीन्स, एंड नोवेल्टी, सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल चेंजेस, अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है? तो ये हम पहले इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे एक हमारा IQ होता है। ठीक है? इसको आप ऐसे बता सकते हो कि IQ इज द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट दैट डिफाइंस द इंटेलिजेंस लेवल विद इन एन इंडिविजुअल। IQ कैन बी मेजर्ड बाय द फॉर्मूला दैट इज IQ equals mental age upon chronological age multiplied by 100. Average IQ is 100. People is scoring 90 to 110 IQ known as normal intelligence. ठीक है? They are known as normal intelligent. But those who are having IQ above 130 or 110 known to have high IQ or superior and are known as what? Intellectually gifted people. इसको हम शो कर सकते हैं एक बेल शेप्ड कर्व बना के। देखो हमको कैसे कर्व बनाना है। देखो, just draw a line, okay, and then this is our curve. okay, ये थोड़ा सा उस साइड टर्न हो गया है। ये आपका बेल शेप्ड कर्व बन गया। इसमें आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि दिस इज 100, दिस इज योर 110, this is your 90. This is normal intelligence. Now some few people are having intelligence more than this, so this is the high IQ or intellectually gifted. यहाँ पे लिख दो intellectually deficient. Clear? और ये normal intelligence.
बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं इसको बनाने में, है ना। तो ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ कर दो। मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो हमेशा फ्लो चार्ट अगर लग सकता है इंक्लूड हो सकती है, डायग्राम बन सकता है, कोई ग्राफ बन सकता है, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, दो अपने आंसर में। इसका आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आप देखना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं इसके। एक्स्ट्रा इन द सेंस 4 के वो आपको 5 तो दे नहीं देंगे, बट हो सकता है आपके 4 में से 3 आ रहे थे तो वो एटलीस्ट 3.5 दे देंगे, ठीक है। तो वो एक चीज़ के लिए हमको थोड़ा करना चाहिए, है ना, लिखनी चाहिए चीज़ें एक्स्ट्रा। अब चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट रीड मैं कर देती हूँ क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, यू ऑल नो। लाइक एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, advanced level of original and creative thinking, high level of intrinsic motivation and self-esteem, independent and non-conformist thinking, preference for solitary academic activities for long periods। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है ना, यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पॉइंट वाइज देख रहे हो ना, जैसे लिखे हैं आपको भी वैसे ही लिखने हैं। क्लियर? आई होप सो समझ में आया कैसे आंसर करना है सेक्शन डी के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ है जो ऐसी लग रही है पूछना है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखो, रमन washes his hands every time he touches something. One of his colleagues also observed that he washes even things like coins. He further noticed that Raman steps only within the patterns on the floor or road while walking. Identify and describe the symptoms of this disorder. ये बहुत लोगों को होता है, आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें होता भी होगा। मतलब क्या है वो डिसऑर्डर आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, रमन की बात हो रही है। रमन जब भी कोई चीज़ टच करता है तुरंत अपने हाथ धोता है। जैसे मान लो उसने ये स्टाइलस है, इसको टच किया, फिर उसके बाद में जाएगा हाथ धोएगा। बोर्ड को टच किया, फिर जाएगा हैंड वॉश करेगा। कोई भी काम करेगा तुरंत जाके हैंड वॉश करता है। उसके फ्रेंड्स ने ये तक देखा है कि वो कॉइन को भी वॉश करता है, ठीक है, कॉइन होता है ना, उसको भी वॉश करता है। और जब भी वो रोड या मतलब कहीं पे वॉक कर रहा है फ्लोर वगैरह पे, तो हमेशा पैटर्न्स में वॉक करता है। पैटर्न्स इन द सेंस कि मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी कभी जैसे टाइल्स ब्लॉक्स वगैरह लगे होते हैं तो इसी पे जो है चलना है, इसके बाद में इस पे ही पैर रखना है, इस तरीके से। ये किस तरह का एक डिसऑर्डर है, इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करो और इसके सिम्टम्स को बताओ, ठीक है। देखो, दिस इज नथिंग बट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज OCD। किसकी बात हो रही है? OCD की। देखो, रमन को OCD है, दैट मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस एक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, people are unable to control their preoccupation with specific ideas or are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act or series of acts that affect their ability to carry out normal activities। इस एक डिसऑर्डर के अंदर लोग अपने आइडियाज, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को बार बार करने से। इसके कारण उनकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज पर अफेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर रमन बार बार हैंड वॉश कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझ में इन द सेंस कि उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो ऐसा बार बार कर रहा है तो ये ठीक है या नहीं है, बिकॉज ही जस्ट कांट कंट्रोल हिज थॉट्स। एक ऑब्सेशन और एक कंपल्शन, दो चीज़ों को ध्यान में रखो। एक ऑब्सेशन हो गया चीज़ों से, और जैसे हैंड वॉश करने से बार बार जो है वो ऑब्सेस्ड हो चुका है। और कंपल्शन यानी जब भी ये थॉट उसके मन में आता है मैंने ये चीज़ टच करी तो उसको अंदर से ऐसे फील होता है कि अब हैंड वॉश करना है, और जब तक वो हैंड वॉश नहीं करता उसको एक तरीके से इरिटेशन सा होता है, ठीक है। या अंदर ही अंदर वो ऐसे सोचता है कि कोई चीज़ है जो मैंने नहीं करी, उसको एक सेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ चीज़ फील नहीं हो पाती, ठीक है। और इसकी वजह से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ वो नहीं कर पाता। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो रमन को एक टास्क दिया जाए कि आपको खाना बनाना है, और खाना बनाना है आधे घंटे के अंदर, तो रमन आई थिंक सो कि 20 मिनट्स तो हैंड वॉश ही करता रहेगा, क्योंकि वो कोई भी चीज़ छुएगा तो उसको हैंड वॉश करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वो नॉर्मल टास्क को करने में भी या अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। तो दिस इज दी OCD, ठीक है। ये OCD होता है, मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। इसमें देखो होता क्या है, मैंने क्या बोला, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। ऑब्सेशन की बात करते हैं पहले।
Obsessive behavior is the inability to stop thinking about a particular idea or object. Like the person involved often finds these thoughts to be unpleasant and shameful. ऑब्सेसिव बिहेवियर का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर आइडिया, किसी टॉपिक के बारे में अपनी थिंकिंग को रोक ही नहीं पा रहे हो। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो आप सब चाहते हो या आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि उसको वो बड़े मतलब जब वो अभी पूरे पढ़ाई कर लेगा उसके बाद में उसको मॉडलिंग करनी है, तो अब वो उसका एक मॉडलिंग वाली चीज़, वो आइडिया उसके मन में इतना ज़्यादा आ चुका है कि पूरे टाइम ना अपनी पढ़ाई कर रहा है ना कुछ कर रहा है, बस एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है। बस कभी अपने आप को रोक ही नहीं पाता। कभी सोच भी लेना कि नहीं अब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, मेरे एग्जाम सारे मैं पढ़ लूँ, तो भी वो थॉट उसको जाते ही नहीं उसके माइंड से। ये एक ऑब्सेशन होता है, इसे ऑब्सेशन बोलते हैं। ठीक है, दीवानगी जो होती है ना किसी चीज़ की, उसे ऑब्सेशन बोलते हैं। जिस भी पर्सन को ऑब्सेशन होता है, कभी कभी इन थॉट्स को, क्योंकि वो बार बार उसके मन में आ रहे होते हैं, तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि ये बहुत ही शेमफुल है, बहुत ही अनप्लीजेंट है। ठीक है, कंपल्सिव को अब समझते हैं। हमने ऑब्सेशन के ओ को समझ लिया, अब कंपल्सिव पे आते हैं। कंपल्सिव का मतलब ये होता है एक तरह का कंपल्शन, कंपल्सरी, ये चीज करनी है तो करनी ही करनी है, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो कंपल्सिव बिहेवियर मतलब परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन। Many compulsions, that is like counting, ordering, checking, touching, washing, ये सब कंपल्शन होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ होगा, सबके साथ में ये चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं। आप एक हॉल में बैठे हो, ठीक है, और आप भी बैठे हो, एक पूरे ग्रुप का पार्ट हो आप भी, ठीक है, बाकी सब भी बैठे हुए हैं और आप भी उस हॉल में बैठे हुए हो और काउंटिंग चल रही है, तो यू बाय योरसेल्फ स्टार्टेड कि मैं भी काउंट कर लेता हूँ। तो आपने काउंटिंग करने स्टार्ट किया एंड काउंटिंग कर रहे हो, आगे तक बढ़ गए हो, मे बी आपने काउंटिंग करने स्टार्ट किया, इट्स लाइक 20, 30, 40 एंड ऐसे करके 50 तक आए, पर आपको लगा शायद एक आध नंबर आगे छूट गया, पर एक मन कह रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं छूटा, अभी सब सही चल रहा है, पर वो कंपल्शन इतना हो जाएगा और ऑब्सेशन इतना हो जाएगा उस थॉट का कि आप उसको रेसिस्ट नहीं कर पाओगे और मे बी करेक्ट काउंटिंग करने के बाद में आप वापस से फर्स्ट से स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आपने वापस से काउंटिंग करना स्टार्ट करी, आपने कहा यार पहले तो यहाँ तक 50 हो रहे थे, अभी तो 40 हो रहे हैं, मतलब काउंटिंग गलत है, अब आप वापस से करने स्टार्ट कर रहे हो। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग कि आप अपने उस थॉट को रेसिस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ कंपल्शन, और वो थॉट कि बार बार उस चीज को करना ही करना है। अब आप उस हॉल में क्यों बैठे हो, उस हॉल में क्या चीजें हो रही हैं, इन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन आपका ध्यान ही नहीं जाएगा क्योंकि आप उलझ चुके हो अब काउंटिंग में। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं जैसे काउंटिंग, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग, वॉशिंग, अभी हैंड वॉशिंग का एग्जांपल हमने लिया है ना, दिस इज कंपल्शन। अदर ऑर्डर्स इन दिस कैटेगरी इंक्लूड होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटिलोमैनिया दैट इज हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, excoriation that is skin picking disorder and many more. Clear? So that is about OCD, obsessive compulsive disorder. ये OCD होता है और इसके जैसे और क्या डिसऑर्डर्स होते हैं हमने वो भी यहाँ पर बता दिया, थोड़े इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह और आप चाहो तो एक्सप्लेन कर देना। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ओसीडी समझ में आया? हो सकता है आपने जब चैप्टर पढ़ा हो नहीं आया हो आपको, तो अभी तो क्लियर है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते एक बार मीनिंग भी बता देती हूँ। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 30। एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपी, डिस्क्राइब एनी वन बिहेवियरल टेक्निक। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एक्सप्लेन आपको करना है बिहेवियर के अकॉर्डिंग या बिहेवियर थेरेपी के अकॉर्डिंग, और कोई एक बिहेवियरल टेक्निक को भी आपको डिस्क्राइब करना है, कोई भी एक जो आप चाहो। ठीक है, देखो, बिहेवियर थेरेपीज postulates that psychological distress arises because of faulty behavior patterns or thought patterns. It is focused on the behavior and thoughts of the client in the present. अब देखो बिहेवियर थेरेपीज में क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो क्यों हो रहा है, किसी फॉल्टी बिहेवियर या थॉट पैटर्न की वजह से। इसमें बिहेवियर और थॉट ऑफ द क्लाइंट के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब पहले उसको कोई मतलब ऐसा फॉल्टी बिहेवियर या थॉट रहा होगा जिसका प्रेजेंट में क्या कैसा क्या सीन है उसको समझा जाता है और फिर प्रेजेंट में उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये होती है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपी, ऐसे उसको किया जाता है। पास्ट इज रेलिवेंट, सिर्फ और सिर्फ पास्ट क्यों ज़रूरी है, ताकि उसका वो फॉल्टी थॉट या बिहेवियर कहाँ से आया था, क्यों आया था, क्या कारण था, ये जानने के लिए पास्ट बस हमारे पास में रेलिवेंट है।
हम उसको करेक्ट प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट में जाके तो कर नहीं सकते, तो प्रेजेंट में करने की कोशिश करेंगे। फिर बिहेवियर थेरेपी के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स और इंटरवेंशंस होते हैं, जैसे क्लाइंट और क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होते हैं वो गाइडिंग फैक्टर्स होते हैं स्पेसिफिक टेक्निक सिलेक्ट करने में, ठीक है। दोनों के आपस में मिलने से समझ में आता है कि कौन सी टेक्निक को यूज़ करके हम करेक्शन कर सकते हैं। तो अब जैसे एग्जांपल ले लिया, अवर्सिव कंडीशनिंग हम यूज़ करें, उन्होंने बोला कोई भी एक टेक्निक, तो हमने अवर्सिव यूज़ करी, आपको जो आती होगी आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो अवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होगा कि रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस, जैसे कि एक एल्कोहलिक है तो उसको माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देना और फिर उसको बोलना लो एल्कोहल आप स्मेल करो, और एक कोई सी मेडिकेशन होती वो भी दिया जाता है। तो जैसे ही कोई एल्कोहलिक पर्सन अगर वो ड्रिंक करता है, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह होने लगेगी, नौजिया होने लगेगा। तो फिर जब भी उसके पास में अल्कोहल होगी तो वो उसको रेसिस्ट करेगा, अवर्स करेगा उसको, ठीक है, अवर्सिव कंडीशनिंग जिसे बोला जाता है। तो रिपीटेड पेयरिंग्स के बाद में ये चीज़ अवर्सिव हो जाएगी और पर्सन को अल्कोहल छोड़नी ही पड़ेगी। तो एक एग्जांपल के साथ में थोड़ा उसको और एक्सप्लेन करना, मैं वापस से बोल रही हूँ और एक्सप्लेन करना, ये बहुत शॉर्ट में यहाँ पर हमने बताई है, आपको इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस एंड एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज में बैलेंस का कंसेप्ट क्या होता है ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई क्वेश्चन? देखो थोड़ा एटीट्यूड चेंज के बारे में बताओ, या एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में बताओ, डिफाइन करो थोड़ा कि एटीट्यूड इज दी स्टेट ऑफ माइंड ऑफ योर व्यूज, थॉट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थोड़ा एटीट्यूड बता दिया। अब एटीट्यूड चेंज करने में वो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस की बात करें। देखो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस जो है इसे फ्रिट्ज हेडर ने प्रपोज किया था। इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था POX ट्रायंगल के फॉर्म में। ये लो ट्रायंगल बना दिया मैंने, ऐसे ही मान लो ट्रायंगल, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन 3 एस्पेक्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स। POX के थ्रू, इस एक ट्रायंगल के थ्रू उन्होंने बैलेंस का कंसेप्ट बताया था एटीट्यूड चेंज में। P वो पर्सन है जिसके एटीट्यूड को स्टडी करना है, इसके एटीट्यूड को स्टडी करना है। O वो पर्सन है, मतलब O एक और दूसरा पर्सन है, और X वो टॉपिक है जिसके लिए एटीट्यूड स्टडी किया जाएगा। मतलब X क्या है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। P का एटीट्यूड X को लेके कैसा है इसको कहीं ना कहीं स्टडी किया जा रहा है। P वो पर्सन है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके एटीट्यूड को हमको स्टडी करना है, और इस सब्जेक्ट का एटीट्यूड इस पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेके कैसा है, और ये एक और पर्सन है हमारे पास में O, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, इट इज पॉसिबल दैट ऑल द 3 आर पर्सन्स। ये भी हो सकता है कि ये X भी कोई एक पर्सन ही हो, P भी एक पर्सन है, O भी एक पर्सन है। मान लेते हैं X भी कोई एक पर्सन है, ठीक है। मान लो कि आप हो और मैं हूं, मेरा एटीट्यूड आपको लेके कैसा है, तो आप कौन हो गए? आप एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हो गए, मैं वो हो गई जिसके ऊपर स्टडी की जा रही है। मान लेते हैं कोई एक थेरेपिस्ट है, ठीक है, मान लो कोई एक थेरेपिस्ट है, तो ये T एक और दूसरा पर्सन है। तो अभी यहाँ पर मैं कौन हूँ? P, आप कौन हो? X, और ये जो T जिसको हम रख रहे थे वो O है। समझ में आया? ठीक है। अब ये एक एटीट्यूड चेंज, एन एटीट्यूड चेंजेस इफ देयर इज अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन PO एटीट्यूड, OX एटीट्यूड एंड PX एटीट्यूड, बिकॉज इम्बैलेंस इज इलॉजिकली अनकंफर्टेबल। अगर P और O के बीच में, O और X के बीच में, X और P के बीच में किसी तरह का एटीट्यूड इम्बैलेंस है या किसी तरह का स्टेट ऑफ इम्बैलेंस है, तो वो लॉजिकली अनकंफर्टेबल होगा। तो इसीलिए एटीट्यूड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बैलेंस, तो हमको एटीट्यूड चेंज करना है बैलेंस के डायरेक्शन में। इम्बैलेंस हमको देखने को मिल रहा है तीनों साइड से POX ट्रायंगल में, जो कि नेगेटिव है, और 2 साइड्स आर पॉजिटिव एंड 1 साइड इज नेगेटिव। इम्बैलेंस कब होगा? जब तीनों साइड्स ट्रायंगल की नेगेटिव हो, या कोई 2 साइड्स पॉजिटिव हो और कोई एक साइड नेगेटिव हो। बैलेंस कब दिखेगा? जब तीनों साइड पॉजिटिव होंगी या 2 साइड नेगेटिव होंगी और एक साइड पॉजिटिव होगी। समझ में आया? अगर जैसे ये ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल में तीनों में ही इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, जैसे ये हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इम्बैलेंस दिखाते हैं, इतना सा इम्बैलेंस नहीं दिखाएंगे, हाँ ऐसे मान लेते हैं कि कहीं एक साइड पे जो है POX ट्रायंगल में नेगेटिव है और बाकी 2 साइड पॉजिटिव हैं, या तीनों ही नेगेटिव हैं, तो इम्बैलेंस है। अगर हमको देखने को मिलता है कि तीनों साइड या तो पॉजिटिव हैं या कोई 2 साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, तो बैलेंस बना रहेगा।
है ना, तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। जैसे मान लो कि P O X तीनों एक दूसरे को लेके नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो बैलेंस होगा क्या, नहीं होगा। अगर P और O दोनों एक दूसरे को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं लेकिन X नहीं रखता, तो मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए, तो भी एटीट्यूड मतलब तो भी बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों पॉजिटिव हैं एक दूसरे को लेके, या कोई दो नेगेटिव है और कोई एक पॉजिटिव है, तो भी एटीट्यूड में हम बैलेंस ला सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस एंड एटीट्यूड चेंज, तो भी चेंज हो सकता है। समझ रहे हो बात को कि जैसे मान लो ये तीनों एक दूसरे को लेके हॉस्टाइल है, तो कभी एटीट्यूड चेंज होगा, नहीं होगा। दो पॉजिटिव हैं, दो चाह रहे हैं कि एटीट्यूड चेंज हो, लेकिन कोई एक चाह रहा है कि नहीं, हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट है तो चेंज हो सकता है। समझ रहे हो? तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने किया था, मतलब ये कंसेप्ट ऑफ बैलेंस था। इसको और आप थोड़ा एलेबोरेट करो, इसको कंक्लूड करो। मैंने आपको पॉइंट्स बता दी कि ऐसे ऐसे आपको इसको बताना है कि बैलेंस कैसे बनेगा, इम्बैलेंस कैसे बनेगा, POX ट्रायंगल में P कौन है, O कौन है, X कौन है, तीनों के बीच में इम्बैलेंस है या क्या है, चीजें क्रिएटेड हैं, तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हेयर कम्स सेक्शन E, जिसमें मात्र एक ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। आई होप सो सेक्शन D तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 32 में 200 वर्ड्स में क्वेश्चन को आंसर करना है, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट ऑफ द आंसर, कंक्लूजन, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, सब कुछ यहां पर आपको यूज करना है। ठीक है, जितना हो सकता है। चॉइस आपको यहां पर मिलेगी। पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि इसी में चॉइस है, मैं समझाती हूँ आपको। देखो, हाउ डू यू डिफाइन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन एनी वन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। या तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पर्सनालिटी से आप क्या समझते हो, उसके किसी एक अप्रोच को एक्सप्लेन करो। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द कल्चरल अप्रोच टू स्टडी पर्सनालिटी। मतलब पर्सनालिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो और साथ ही साथ में जो कल्चरल अप्रोच है पर्सनालिटी का, उसको एक्सप्लेन करो। तो यहां वो बोल रहे हैं कोई भी एक अप्रोच बताओ, यहां वो बोल रहे हैं कल्चरल अप्रोच बताओ। दोनों क्वेश्चन पर्सनालिटी को लेकर ही हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। हम यहाँ पर आंसर करेंगे और कल्चरल अप्रोच को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद में आपको चॉइस मिलेगी क्वेश्चन में। ठीक है, समझ रहे हो? ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे या इस तरह से पूछेंगे। मान लो ये वाला क्वेश्चन नहीं आया और उन्होंने बोला कल्चरल अप्रोच बताओ, तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ। और मान लो ये वाला क्वेश्चन आया तो भी हम पर्सनालिटी को थोड़ा सा बता रहे हैं और उसके कल्चरल अप्रोच को भी थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको आंसर करते हैं, फिर 32 में जो आपको चॉइस मिलेगी और पार्ट में, उसको आंसर करेंगे। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनालिटी। So personality generally refers to the physical or external appearance of an individual. In psychological terms, personality refers to our characteristic ways of responding to individuals and situations. देखो, पर्सनालिटी मतलब क्या है, आपका फिजिकल और आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस इंडिविजुअल का जो होता है वो पर्सनालिटी होती है। अब साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअल्स और सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे पर्सनालिटी बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि आप पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करोगे, या कंसेप्ट क्या है पर्सनालिटी का, थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में किसी एक अप्रोच की या कल्चरल अप्रोच की बात हम यहाँ पे करेंगे। सो फिर हमने बताया कि पर्सनालिटी में साइकोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सन के, जो कि रिलेटिवली स्टेबल होते हैं सिचुएशंस में, डिफरेंट टाइम्स में, और उसको यूनिक बनाते हैं। तो यही आपकी पर्सनालिटी होती है जो आपको बाकियों से यूनिक बना रही होती है। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है जैसे our existence and the ways in which our experiences are organized and show up in our behavior। तो बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, थ्योरीज होती हैं पर्सनालिटी को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर हम किसी एक को डिस्कस करें और वो कौन सा है, कल्चरल। ठीक है, तो कल्चरल अप्रोच को पर्सनालिटी के यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है, पहले आपको पर्सनालिटी का एक इंट्रोडक्शन देना है। 40 to 50 वर्ड्स में। फिर उसके बाद में हम अप्रोच की बात करेंगे जो हमारा रहेगा 100 to 120 वर्ड्स में, एंड फाइनली 20-30 वर्ड्स विल गिव टू कंक्लूजन ऑफ आवर आंसर। ओके, देखो अब हमने बात करी कल्चरल अप्रोच की। सो कल्चरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग वेज। लाइक दिस अप्रोच इज अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
आप जिस इकोलॉजिकल या कल्चरल एनवायरनमेंट में रहते हो वहाँ पर आपका एक अप्रोच क्या होता है पर्सनालिटी का, उसे कल्चरल अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी कहा जाता है ना। मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपकी कल्चर, आपकी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। It proposes that a group's economic maintenance system plays a vital role in the origin of cultural and behavioral variations. तो ग्रुप के इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम में और साथ ही साथ में कल्चरल बिहेवियर वेरिएशंस में, इन सारी चीज़ों में पर्सनालिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। कल्चर क्या होता है, देखो आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसका एक अपना कल्चर होता है। वो कल्चर आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से लाइफ जीनी चाहिए, आपके क्या नॉर्म्स, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस हैं जिन्हें आपको मानना चाहिए, है ना। तो उस एक कल्चर के अंदर आप कैसे सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हो, आपका बिहेवियर कैसा होता है, वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। अब जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, नेचर ऑफ टेरेन है, हैबिटेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड दैट इज फ्लोरा फौना, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होंगी। मतलब देखो यहाँ पे वो कल्चर, इकोनॉमी, इन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था ये चीज़ कि जैसे पहले के लोग हैं वो क्या करते थे, जा रहे हैं लोग बाहर, जैसे हमने बिरहोर ट्राइब के बारे में पढ़ा था ना, उन्हीं का थोड़ा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे कि वो जिस तरह से अपनी लाइफ लीड करते थे, उनने अपना वैसा कल्चर बना लिया कि ये कल्चर ही हमारा ऐसा है। बिकॉज व्हाट इज कल्चर, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। तो जैसे भी आप लाइफ चला रहे हो या जैसी भी लाइफ आप जी रहे हो वो आपका कल्चर होता है, वैसे ही करके कल्चर बनता है ना। मतलब जब कल्चर बनना स्टार्ट होता है, तो जैसे आप हंटिंग गैदरिंग कर रहे हो, है ना, जैसे बिरहोर ट्राइब है वो क्या कर रही है, हंटिंग कर रही है, गैदरिंग कर रही है फूड की, और फिर अपनी लाइफ को सस्टेन कर रही है, तो उसी के थ्रू उनका कल्चर बन गया। तो इस तरीके से आप जिन कंडीशंस में रहते हो, जिस तरह का जियोग्राफी वहाँ पे होती है, जिस तरह का क्लाइमेट वहाँ का होता है, जैसा वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी होती है, उस अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे करके अपना सर्वाइवल चलाते हैं। उसी के बेसिस पे धीरे धीरे करके हमारा कल्चर बनता चला जाता है। हमारे रिचुअल, सेरेमनीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, गेम्स, प्ले, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब के थ्रू पीपल की पर्सनालिटी जो है वो उसके कल्चर को प्रोजेक्ट करती है। तो इस तरह से कल्चर बनता है और वो कल्चर हमारी पर्सनालिटी को भी बनाता है। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जैसे इंडियन कल्चर में सिखाया जाता है कि आपको अपने बड़ों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये आपकी कल्चरल अपब्रिंगिंग है जिसके अंदर ये एक क्वालिटी होती है, तो उसकी पर्सनालिटी को कैसे बोला जाएगा कि हाँ इसकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत ही समझदार इंसान है, उसको वैसा समझा जाता है। तो कल्चर जो है पर्सनालिटी को शेप करने में, पर्सनालिटी बनाने में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। People develop various personality qualities in an attempt to adapt to the ecological and cultural features of a group's life. Thus, the cultural approach considers personality as an adaptation of individuals or groups to the demands of their ecology and culture. आपकी जैसी इकोलॉजी, आपका जैसा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग जब आप अडेप्ट करते हो तो आपकी पर्सनालिटी शेप होती है ना। भाई सारा कुछ आपको लिखना है। एग्जांपल दे देना बिरहोर ट्राइबल ग्रुप का, कि बिरहोर ट्राइबल ग्रुप जो है झारखंड का, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, उनका प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यही होता है। ऐसे ही उन्होंने अपना कल्चर बना लिया, दे लीड अ नोमैडिक लाइफ, कि इधर उधर जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वॉटरिंग कर रहे हैं और नोमैड्स की तरह, और अपने फूड को इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। यही चीज उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाई कि अर्ली एज से ही आप जाओ, फॉरेस्ट में जाओ और वहां जाके देखो कैसी चीजें होती है, हंटिंग करो, गैदरिंग करो, डरो नहीं किसी चीज से, इंडिपेंडेंट बनो। तो ये बच्चों ने अपने कल्चर से सीखा, क्योंकि स्टार्टिंग से उनका कल्चर ही ऐसा है ना, कि ऑटोनॉमस रहना है, लाइफ में अचीव करना है अर्ली एज से ही, एक्सेट्रा। सो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। एग्जाम्पल हमने किसका दिया, बिरहोर ट्राइबल ग्रुप का। तो देखो एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे आंसरिंग करना है। तो सबसे पहले आ गया हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें हमने बात करी पर्सनालिटी की, कि पर्सनालिटी होती क्या है। फिर हमने बात करी कि पर्सनालिटी के अप्रोचेस तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कल्चरल अप्रोच को। तो फिर हमने कल्चरल अप्रोच को क्या किया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। जैसे अगर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि एक्सप्लेन एनी वन अप्रोच, तो फिर जितने अप्रोच होते हैं उसकी एक फ्लो चार्ट बना दो, है ना। ऐसे करो, ऐसे लिखो, अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ ना, डेवलपमेंट, और फिर ऐसे हम जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, 1 2 3 4, और फिर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। तो जितने अप्रोचेस है वो सारे बता दो, और फिर उसमें से बताओ कि हम यहाँ पर कल्चरल अप्रोच को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या जो भी आपको लगता है।
अब कल्चरल अप्रोच के बारे में बताया कि ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बता दो, पॉइंट वाइज लिख दो, इसके साथ में एक एग्जाम्पल इंक्लूड कर दो। जैसे हमने यहां पर करा किसका, बिरहोर ट्राइबल ऑफ झारखंड। अब लास्ट में कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, आप भी सोच रहे होंगे, है ना, कि इतना सारा कल्चरल पढ़ रहे हैं, क्या कल्चर को ही कंक्लूड करना है? नहीं, कंक्लूड करना है वापस से पर्सनालिटी को, पीडी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी एक तरह से पूरी लाइफ का ही एक बहुत ही यूनिक फॉर्म है। हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी के थ्रू, मतलब ये चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को दिखाती हैं कि हम कौन से आइडियाज़ कैरी करते हैं। एक हमारी कोर पर्सनालिटी होती है, कुछ ऐसे कोर आइडियाज़ जो हम अपनी लाइफ में कभी भी चेंज नहीं करते। अदरवाइज हमको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करते रहते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब रिसर्चर्स रहे, जैसे सिगमंड फ्रॉइड है, कार्ल जंग है, तो सभी, कार्ल रॉजर्स है, सभी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। क्लियर? तो ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत लिखे, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ इनमें से कुछ भी थोड़ा बहुत 2-4 लाइन लिख के एंड जस्ट एंड योर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से सेक्शन ई के क्वेश्चंस को आंसर करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? ओके। फर्दर मैंने जैसे कि आपको कहा कि क्वेश्चन नंबर 32 में आपको चॉइस मिलेगी, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे चॉइस मिल गई, एक क्वेश्चन आ गया, हाउ इज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस एंड हाउ इज एप्टीट्यूड मेजर्ड? ये बताओ कि ये जो एप्टीट्यूड है ये इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस से कैसे डिफरेंट है, और एप्टीट्यूड को फिर मेजर कैसे करते हैं। तो 2 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के। पहला तो उन्होंने बोल दिया कि एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस इन दोनों से कैसे डिफरेंट है, पहले तो ये बताओ। फिर इसके बाद में बताओ कि इस एप्टीट्यूड को मेजर कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, बट बिफोर स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, एप्टीट्यूड क्या होता है, वहीं से हमारी चीजें स्टार्ट होंगी। इंट्रोडक्टरी एक लाइन होगी, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, हैव अ लुक। जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, ज्यादा डिटेल्स में नहीं, पॉइंट्स बता देती हूँ आपको क्या क्या लिखना है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटीज ऑफ टेस्ट यूज्ड इन साइकोलॉजिकल लिटरेचर। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस आर सम इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, फिर उसके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस ये कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ही हैं। अब आ जाओ कि एप्टीट्यूड होता क्या है। तो एप्टीट्यूड एक स्पेशल एबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। आपके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपके अंदर बहुत सारी मतलब वो बोलते हैं ना क्वालिटीज होती हैं, बट देयर इज समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू यू ओनली, जो चीज आपके ही अंदर है, तो वो आपकी स्पेशल स्किल है, वो आपका स्पेशल नॉलेज है। अगर उसमें और ट्रेनिंग स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाए तो उसमें आप और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो, दैट इज एप्टीट्यूड। ठीक है, एक बार रीड कर देती हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एप्टीट्यूड रिफर्स टू ए स्पेशल एबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी. It is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity to require some specific knowledge or skills after training. It is an individual's underlying potential for acquiring skills. Aptitude refers to, or aptitude tests are used to predict the ability of an individual by giving proper environment and training. तो इंडिविजुअल के अंदर एक पोटेंशियल होता है स्किल्स को एक्वायर करने का, और वो जो एप्टीट्यूड होता है वो यूज़ किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले ताकि आप उस अपनी स्किल को अच्छे से ग्रो कर सको या डेवलप कर सको। दूसरी तरफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपका प्रेफरेंस होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको एप्पल खाना है या आपको ऑरेंज खाना है, आपको इनमें से जो चीज़ पसंद होगी आप वही खाओगे। आप मान लो आपको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप बोलोगे नहीं मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। आपका प्रेफरेंस, दो चीज़ें आपके सामने, आपका प्रेफरेंस किसी चीज़ को लेके है, दैट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प्स अस इन मेकिंग चॉइसेस। लेकिन अगर आपको ये पता है, इंटरेस्ट तो देखो सबके अंदर होता है, हम सब किसी ना किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, बट इफ यू नो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है तो आप अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस बना सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको मैंने अभी ऑफर किया कि आपको एप्पल चाहिए या आपको ऑरेंज चाहिए, आपने
मतलब आपको समझ में नहीं आया, आपने कहा हाँ सब ऑरेंज ले रहे हैं या ऑरेंज ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपने ऑरेंज ले लिया, बट जब आपने उसको टेस्ट किया तो आपको वो बड़ा ही खट्टा लगा, तो आपने कहा अरे यार इससे अच्छा तो मैं एप्पल ही ले लेता, वो तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये आप अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कर रहे हो ना, दबा रहे हो अपने चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो आपको अपने इंटरेस्ट को लेके अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, राइट। सो इंटेलिजेंस क्या है? अब इंटेलिजेंस ग्लोबल कैपेसिटी है जहां पर आप वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इंटेलिजेंस को बहुत लोगों ने डिफाइन किया है, आप किसी एक की डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो। अब इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ किए जाते हैं ताकि कोई पर्सन के अंदर कितना कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है, क्या एबिलिटी है उसकी, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए। Now cognitive competence including the ability to learn from schooling. Like for example, जनरली स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं बट लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, या उनकी जो सक्सेस होती है लाइफ में वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होती। तो इंटेलिजेंस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, इट इज़ जस्ट अ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस की आपका जो कॉग्निटिव सारी चीज़ें हैं वो कितनी आपके अंदर। अब अगर तीनों को कंपेयर करें कि एप्टीट्यूड इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है, तो एप्टीट्यूड आपकी स्पेसिफिक स्किल है, इंटरेस्ट आपका प्रेफरेंस है। अगर आपको ये पता है कि आपकी स्किल क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है और दोनों चीज़ें अगर मैच कर जाए कि जो चीज़ आपकी स्किल है वही आपका इंटरेस्ट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मुझे बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना आता है और स्कूल में कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होने वाला है और उसमें मेरा इंटरेस्ट जो है वो भी फुटबॉल प्लेइंग में ही है, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं बहुत अच्छे से फुटबॉल प्ले कर सकती हूँ और मुझे ऐसा मौका भी मिलता है कि जहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन होने थे स्पोर्ट्स में, तो मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया फुटबॉल में, तो ऑब्वियस है कि भाई मेरा इंटरेस्ट भी वही है, मेरे अंदर स्किल्स भी वही है, तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी। बट अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि आप जाओ और आपको जाके खो खो खेलना है, तो क्या मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का एक रिलेशन होता है। इंटेलिजेंस जो है वो भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से तीनों चीज़ों को थोड़ा कंपैरेटिवली बताना है कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर पर्टिकुलर फील्ड अ पर्सन मस्ट हैव बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा मेजर करें एप्टीट्यूड को कि कैसे किया जाता है। तो देखो दो तरीके होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंडिपेंडेंट के अंदर स्पेशलाइज्ड मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल और मतलब टाइपिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ होती है। मल्टीपल में आपके टेस्ट बैटरीज विच मेजर एप्टीट्यूड इन सेवरल सेपरेट बट होमोजेनियस एरियाज वो होता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर भी हमने और भी टाइप्स पढ़े थे एप्टीट्यूड के, ठीक है, तो वो पूरा जो चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है वो बताना है। और एग्जाम्पल्स के लिए ये है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें से डीएटी जो है आपका डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एजुकेशनल सेटिंग्स में। एंड देन जस्ट फाइनली कंक्लूड योर आंसर कि these are the cognitive competence abilities that tells about an individual कि वो कितना ज़्यादा cognitively competent है। क्लियर? लिख पाओगे? ठीक है, सेक्शन ई के क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड वाइंड अप विथ आवर सेक्शन एफ, दैट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर 9। इसमें देखो क्या है, केस स्टडीज दी हैं आपको, दो केसेस हैं, एक केस स्टडी 1 है, एक केस स्टडी 2 है। केस स्टडी 1 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34, केस स्टडी 2 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। क्लियर? आपको सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स में और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, तो टोटल 8 मार्क्स का ये सेक्शन है। लास्ट सेक्शन है, आपको हेल्प मिली जाएगी केस स्टडी से, बस आपको क्वेश्चन देखना और आंसर करना है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी हैव केस स्टडी 1 that addictive behavior, whether it involves an excessive intake of high calorie food resulting in extreme obesity or involving the abuse of substances such as alcohol or cocaine, is one of the most severe problems being faced by society today। आज के टाइम में जो addictive behavior है जिसकी वजह से हम बहुत ही हाई कैलोरी फूड लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ओबेसिटी हो जाती है और सब्सटेंस अब्यूज़ भी होता है, जैसे लोग अल्कोहल लेने लग जाते हैं, कोकीन लेने लग जाते हैं। तो आज की सोसाइटी में ये सबसे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। Disorders relating to maladaptive behaviors resulting from regular and consistent use of the substance involved are included under substance related and addictive disorders। तो जो disorders होते हैं जिसमें maladaptive behavior person करता है
वो रेगुलर और कंसिस्टेंट सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से हो रहा होता है। ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें जैसे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ अल्कोहल, कोकेन, टोबैको, ओपाइड्स या जो भी होता है वो ओपीएम्स वगैरह अमंग अदर्स। तो ये इन सारी चीज़ों के इंटेक्ट करने से बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको कैसे सोचना है, आप क्या फील करते हो, आप कितने अवेयर हो, आप कैसे बिहेव करते हो, ये सारी चीज़ों पर अफेक्ट करता है। और इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं इस कैटेगरी के अंदर। गेटिंग समझ में आ रहा है किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि ये जो अडिक्टिव बिहेवियर होते हैं इसकी वजह से इंसान माल एडप्टिव बिहेवियर करता है। और माल एडप्टिव बिहेवियर जब होता है जब उसको डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। समझ में आ रहा है? कोकेन, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें लेने से आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। आप अच्छे से सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, फील नहीं कर पाते, बिहेव नहीं कर पाते। तो ये डिसऑर्डर्स, ये एडिक्टिव बिहेवियर जो आपका हो जाता है ना, आप सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाते हो, उसकी वजह से होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे इस केस स्टडी के अंदर। आपको समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। देखो, हाउ कैन अल्कोहल एडिक्शन अफेक्ट वंस लाइफ? आप अल्कोहल लेने लग जाओ, आप लेना नहीं है ना आप अगर अल्कोहल एडिक्ट हो जाओ तो आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट होने वाली है इसकी वजह से। देखो, इसमें हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल अब्यूज़ और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अल्कोहलिज्म, ये वर्स कंडीशंस लेके आ जाती हैं। जैसे डिप्रेशन होने लग जाता है, नई नई प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, मेमोरी लॉस होने लग जाती है, आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंग्जाइटी होगी, आप अच्छे से सोच नहीं पाओगे, आप कहीं ना कहीं आपकी ये हेल्थ को भी हार्म कर रहा है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्ट हो तो आपके लिवर पे अफेक्ट पड़ेगा, आपकी थिंकिंग कैपेसिटीज़ पे अफेक्ट पड़ने लग जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जो है मतलब उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रह जाएगा चीज़ों का, आप बहुत ज़्यादा डिजी फील करोगे, है ना, आपका काम में जो है वो आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती हैं। अब एक थोड़ा सा कुछ अगर टाइम है तो एग्जांपल लेके लिख दो कि कोई अल्कोहल एडिक्ट है तो उसकी फैमिली पूरी तरीके से उसी के ऊपर, जैसे कोई डिपेंडेंट पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो ऐसे में अगर वो अल्कोहल एडिक्ट निकलता है तो उसकी पूरी फैमिली का क्या होगा, है ना। फिर वो लोग कैसे जो है अपनी लाइफ को सर्वाइव करेंगे। और अल्टीमेटली ये अल्कोहल एडिक्शन की वजह से आपको अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लिख पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ कोकेन। कोकेन लेने से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं बताइए आप लोग। देखो, कोकेन एक एडिक्टिव ड्रग है, इससे बहुत सारे साइकाइट्रिक सिम्टम्स, सिंड्रोम्स, डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, जैसे कि एगिटेशन, पैरानोनिया, हेल्यूसिनेशंस, डिल्यूजन्स, वायलेंस और सुसाइडल होमिसाइडल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको आने लग जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। पॉइंट वाइज चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, थोड़ा सा है ना, 30 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन भी कर दो। टाइम कम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उतना ही लिखो, लेकिन अगर टाइम है तो फिर थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह इंक्लूड कर दो, है ना, कर सकते हो। ओके, दिस इज द लास्ट केस नाउ ऑफ योर पेपर, केस स्टडी 2। आफ्टर फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन we often go through the process of assigning causes to a person's behavior. किसी का जब हम इम्प्रेशन बना लेते हैं, इम्प्रेशन फॉर्मेशन जब हम कर लेते हैं, तो जनरली हम उसके बिहेवियर को लेके कारण बताने लग जाते हैं कि ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो इसका ये कारण होगा, ये ऐसा काम कर रहा है तो इसका ये कारण होगा। दिस इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एज इंडिकेटेड बाय द रिसर्चर्स डन ऑन एट्रीब्यूशन। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जैसे कि रिसर्चर्स ने बताया है एट्रीब्यूशन में। तो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स होते हैं एट्रीब्यूशन के। जब हम असाइन करते हैं किसी पर्सन के बिहेवियर का क्या कारण होगा, कॉज उसका बताते हैं, तो जनरली हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक इंटरनल, समथिंग जो विद इन द पर्सन है इसलिए वो ऐसा बिहेव करता है, और दूसरा एक्सटर्नल कि समथिंग आउटसाइड द पर्सन। तो केस समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, जब भी केस स्टडीज़ वगैरह को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले रिलेट करो कि ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी थी, कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, तो वो सारा कुछ रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये केस स्टडी आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा है। ठीक है, अभी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि इसी में से आगे कि वो पूछे व्हाट आर दी टू थिंग्स दैट वी जनरली असाइन और वी क्लासीफाई द कॉजेज, तो आपने लिख दिया कि वी असाइन, वी ब्रॉडली क्लासीफाई द कॉजेज एज इंटरनल और एक्सटर्नल। ऐसे थोड़ी ना, अभी आप 12th क्लास में आ गए हो, अभी ऐसे केस स्टडी नहीं देगा वो आपको, ऐसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा आपको। जनरली वो एक आइडिया दे देगा, हिंट दे देगा कि हमने यहाँ से केस स्टडी आपसे पूछ रहा है, अब आप इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करो। तो उसके लिए रेडी रहना है ना। देखो अब क्वेश्चन,
एक्सप्लेन फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर विद एन एग्जाम्पल। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर को एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो भी कर देते हैं। पर आप ये चीज देखो कि ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं था, इससे रिलेटेड डिस्कस था, एट्रीब्यूशन डिस्कस था, लेकिन एट्रीब्यूशन एरर डिस्कस नहीं था, ना ही कोई एग्जांपल दिया था पैराग्राफ में, है ना। पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या है, मतलब है उसी से रिलेटेड। अब क्या है क्वेश्चन कि जब भी हम एट्रीब्यूशंस बनाते हैं तो ओवरऑल टेंडेंसी होती है कि हम इंटरनल चीजों को ज्यादा वेटेज देते हैं या डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को रादर देन एक्सटर्नल। मतलब कि जब भी आप किसी का इंप्रेशन मतलब जब आप इंप्रेशन फॉर्म कर लेते हो और जब आप उसके किसी बिहेवियर को लेके कोई कॉज बताना चाहते हो, तो ये एक टेंडेंसी होती है कि हम इंटरनल चीजों को ज्यादा दोष देते हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। इस टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी है ये कुछ कल्चर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्ट्रॉन्गर इन सम कल्चर्स दैन इट इज इन अदर्स। जैसे रिसर्च शोज कि इंडियंस टेंड टू मेक मोर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस देन अमेरिकन्स डू। और भी इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दो, तो ये जो एक चीज है इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। क्लियर? ओके, सो हियर यू हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर, दैट इज व्हाट इज मीन बाय एक्शन ऑब्जर्वर इफेक्ट। एक्शन ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। A distinction is also found between the attribution that a person makes for his or her own positive and negative experiences and the attribution made for another person's positive and negative experiences. एक्शन ऑब्जर्वर या एक्टर ऑब्जर्वर रोल के अंदर क्या एक चीज है कि एक डिस्टिंक्शन होता है। जब भी आप एट्रीब्यूट कर रहे होते हो तो एक पर्सन अपने आप को लेके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बनाता है और एक एट्रीब्यूशन दूसरे इंसान के लिए बनाता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को लेके। इसे कहा जाता है एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। जैसे इफ यू योरसेल्फ गेट गुड मार्क्स इन अ टेस्ट, तो आप बोलोगे कि ये मेरी अपनी एबिलिटी, मेरा अपना हार्डवर्क है, इसलिए मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये एक्टर रोल है। अगर आपको अच्छे मार्क्स ना आए तो फिर आप बोलते हो ये मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ है और इतना डिफिकल्ट पेपर आया कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक्टर रोल, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। जब भी आप कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हो आप उसको एक्सटर्नल चीज पर डाल देते हो, जब भी आप कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते हो तो आप उसको इंटरनल चीज पर डाल देते हो। ऑन द अदर हैंड, इफ वन ऑफ योर क्लासमेट गेट्स गुड मार्क्स इन द टेस्ट, तो आप क्या बोलोगे कि ये तट इजी टेस्ट आया था, इसमें तो कोई भी स्कोर कर लेता, तो इसलिए उसको इतने अच्छे मार्क्स मिल गए। लेकिन वहीं अगर आपके क्लासमेट के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आप बोलोगे कि इसके अंदर एफर्ट्स नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, इसलिए ऐसा हुआ है। तो खुद के बारे में जब हम बात करते हैं और कोई पॉजिटिव चीज़ होती है तो हम बोलते हैं ये हमारी मेहनत है, और जब बुरी चीज़ हो जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारा लक खराब है। यही चीज़ जब किसी दूसरे के साथ में होती है, मान लो आपका फ्रेंड है और उसके अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, ये मेहनत नहीं करता। और अगर उसके अच्छे मार्क्स आ जाए तो आप बोलोगे कि अरे इसकी किस्मत अच्छी है, इसके पास में तो लक है, तो इसलिए अच्छा पेपर आया था तो इसके ज़्यादा नंबर आ गए। समझ रहे हो, इसे बोलता है एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ में इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। It is as easy as it is. So that is all about your paper 9. So यहाँ पर हमने टोटल 36 क्वेश्चंस को आंसर किया, 70 मार्क्स पूरे मिल गए हमको, और साथ ही साथ में हमने पैटर्न भी देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। आई होप सो सेक्शन एफ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, बिना किसी डाउट के। आई होप सो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ है जो आपको पूछनी है या कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही या कोई भी ऐसी चीज़ है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, हम वहाँ पर जो है बढ़िया से कॉन्वो करते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स कैसे ले सकते हो और मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स कैसे ले सकते हो। देखो मैग्नेट ब्रेन्स पर आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक, और भी हमारे पास में बहुत सारे कोर्सेज हैं। देखो आप हमारे सारे टॉप कोर्सेज यहाँ हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलती है बेस्ट टीचर्स के साथ में। तो आप जो है यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के बुक्स एंड ई बुक्स भी ले सकते हो। ये मैग्नेट ब्रेन्स के अपने बुक्स एंड ई बुक्स हैं, आपको यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में मिल जाएंगे। जो भी बुक्स आपको चाहिए, जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं या एमसीक्यू बुक्स चाहिए, थ्योरी बुक्स चाहिए, तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉर्म फिल करो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सेम प्रोसेस नोट्स को लेके भी है ना।
आपको वेबसाइट पे नोट्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको यही चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, नोट्स चाहिए आपको, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट्स भी ले सकते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेबसाइट को एक्सेस कैसे करना है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बस गूगल पे जाओ और एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ये आप एंटर करते हो, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा, सारे क्लासेस, सारे कोर्सेज और हमारे टॉपर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जस्ट क्लास या कोर्स पर क्लिक करो, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करो, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। चैप्टर्स पर क्लिक करोगे तो सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ लिखा होगा। तो जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपको पढ़ना है चैप्टर, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और सारे लेक्चर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सो दैट्स अगेन अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हम आपसे कोई पेमेंट भी नहीं लेंगे, हम आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन का नहीं बोलेंगे, ना ही आपको कोई कूपन भेजेंगे। एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का फायदा ले सके। सो इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।